वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। रुद्र पहाड़ों और नदियों की भव्यता को देखकर अभी भी विस्मय में था, तभी सुनहरी रोशनी फिर से उभरी। आपका शिष्य अमन ने विशुद्ध खंडा हृदय को पूरी तरह से समझ लिया है, और आपने विशुद्ध खंडा हृदय को पूर्ण करके हृदय खंडा अवस्था को छू लिया है। संपूर्ण विशुद्ध खंडा हृदय प्राप्त करने के बाद उसने एक कदम और आगे बढ़ते हुए खंडा मार्ग की दूसरी अवस्था, हृदय खंडा अवस्था को छू लिया। महज छूने भर से ही रुद्र हृदय खंडा अवस्था की शक्ति महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो एक विचार मात्र से पूरा घर एक विशाल खंडा में बदल सकता है, और दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज खंडा की हो। कितना शक्तिशाली! जैसे ही अमन वापस आएगा, मैं उसे हृदय खंडा अवस्था की अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करूंगा। एक बार जब अमन समझ जाएगा कि हृदय खंडा अवस्था में कैसे साधना करनी है, तो मैं आसानी से हृदय खंडा अवस्था में प्रवेश कर पाऊंगा। रुद्र अत्यंत उत्साहित था। भीतरी क्षेत्र वास्तव में एक बेहतरीन जगह है। अमन वहां थोड़े ही समय के लिए रहा है, लेकिन उसकी प्रगति उल्लेखनीय है। मंगेश का क्या? उसे भी मुझे कुछ प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। रुद्र ने अपने दूसरे शिष्य मंगेश के बारे में सोचा। अपने आनंदित मन में रुद्र ने शिवम को बुलाया और उसे कुछ मार्गदर्शन दिया। शिवम को अपने गुरु से मार्गदर्शन पाकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे अवसर दुर्लभ थे। रुद्र ने जोऊ यंग की ओर देखा, जो एक साथ मार्शल आर्ट्स की साधना कर रहा था और गुप्त रूप से सुरभि की देखभाल कर रहा था, और कहा, तुम परिवर्तन में बहुत धीमे हो। मुझे तुम्हें कुछ सुझाव देने दो। जोऊ यंग उसके शब्दों से बहुत खुश हुआ। धन्यवाद, श्रेष्ठ। किसी श्रेष्ठ से मार्गदर्शन प्राप्त करना वास्तव में एक महान सम्मान था। रुद्र द्वारा शिवम और जो यंग को निर्देश देना शुरू करने के कुछ ही देर बाद सुनहरी रोशनी फिर से उभरी। आपके शिष्य अमन ने अभी अभी एक महाकलाकार को एक ही हथेली से मार गिराया है। आपका युद्ध अनुभव बढ़ गया है। रुद्र, क्या उसने एक और महाकलाकार को मार दिया है? क्या अमन महाकलाकारों से दुश्मनी रखने के लिए ही पैदा हुआ है? वह बार बार महाकलाकार को क्यों मारता है? इसके अलावा, क्या भीतरी क्षेत्र में वास्तव में इतने सारे महाकलाकार हैं? इतने कम समय में एक और महाकलाकार मारा गया। शिवम और जोऊ यंग को निर्देश देने के बाद रुद्र ने अपने मन को शांत करने के लिए प्राचीन पुस्तक निकाली। हालांकि सुनहरी रोशनी फिर से उभरी। क्या उन्होंने एक और महाकलाकार को मार दिया? रुद्र ने खुद से बड़बड़ाया। आपके शिष्य मंगेश ने अभी अभी एक ही मौके से एक महाकलाकार को मार गिराया है। आपका युद्ध अनुभव बढ़ गया है। रुद्र, एक और महाकलाकार मारा गया, इस बार रुद्र द्वारा नहीं, बल्कि मंगेश द्वारा। रुद्र गहरे विचार में डूबने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दोनों शिष्य महाकलाकारों के शत्रु हों? कुछ देर पहले उसने अफसोस जताया था कि मंगेश ने किसी महाकलाकार को नहीं मारा है। ऐसा लग रहा था कि भीतरी क्षेत्र में ज्यादा महाकलाकार नहीं थे और उनके बीच संघर्ष की संभावना कम थी। हालांकि यह विचार उसके मन से मुश्किल से निकला ही था कि मंगेश ने एक ही मौके से एक महाकलाकार को मार दिया। यह महाकलाकार बहुत कमजोर था। रुद्र ने खुद ही आह भरी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सुनहरी रोशनी नहीं दिखी तो उसे राहत मिली। निश्चित रूप से महाकलाकार पत्ता गोभी नहीं है। इतने कम समय में एक के बाद एक को मारना कैसे संभव हो सकता है? रुद्र को यह विचार मजेदार लगा। उसने अपना पूरा ध्यान प्राचीन पुस्तक के पहले पन्ने पर केंद्रित किया और अपने मन को शांत किया। जैसे जैसे उसने लगातार प्राचीन पुस्तक का अध्ययन किया, रुद्र ने पाया कि जब भी वह पुस्तक में गहराई से उतरता, उसका मन शांत रहता और वह शून्यता की स्थिति में प्रवेश कर जाता। उसके सभी विचार प्राचीन पुस्तक की बारीक रेखाओं पर केंद्रित थे। ये वास्तव में मन को शांत करने का एक अच्छा तरीका है। वह प्राचीन पुस्तक में कब तक डूबा रहा, ये जानने से पहले ही सुनहरी रोशनी फिर से उभरी। आपके शिष्य मंगेश ने एक ही वार में लगातार 3 महाकलाकारों को मार गिराया है, जिससे आपका युद्ध अनुभव बढ़ गया है। रुद्र, तो क्या भीतरी क्षेत्र में महाकलाकार वास्तव में पत्ता गोभी जितने आम हैं? शुरू में शैलेश और उसके साथियों ने महाकलाकारों को भीतरी क्षेत्र में शिखर पर और दुर्लभ मार्शल आर्टिस्ट बताया था। क्या यह अपनी पीठ थपथपाने के लिए था? रुद्र ने प्राचीन पुस्तक बंद कर दी, सुनहरी रोशनी के फिर से उभरने का इंतजार करते हुए। हालांकि उसके बाद लगातार 2 दिनों तक सुनहरी रोशनी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। गुरुजी, मैं पहले से ही अपनी अक्षय काय को मजबूत कर रही हूँ। सुरभि उत्साह से दौड़ती हुई आई। उसकी पीठ पर वह उसके कंधों की मालिश कर रहा था। हम जल्द से जल्द मार्शल आर्ट्स में प्रवेश करने का प्रयास करो। ऊर्जा रक्त अवस्था को भेदने के बाद तुम ऊर्जा रक्त के साथ औषधि बनाना शुरू कर सकती हो। रुद्र ने सिर हिलाया। गुरुजी, मेरे बड़े भाई कब वापस आ सकते हैं? सुरभि को अपने दोनों बड़े भाइयों की थोड़ी याद आ रही थी। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि मेरे बड़े भाई ढेर सारी आत्मिक औषधि वापस लाएंगे? वह कुछ आत्मिक औषधि पाने के लिए उत्सुक थी। वह कौशल से भीतरी क्षेत्र में उनसे पहले जाकर लोहगढ़ परगना में कुछ आत्मिक क्रिस्टल प्राप्त करने और वापस भेजने के लिए आत्मिक औषधि खरीदने के लिए भी कह रही थी। लेकिन कौशल बहुत कमजोर था और इस बात का खतरा था कि कोई उसे ढूंढ लेगा और उसका पता लगा लेगा। इसके अलावा यह अनिश्चित था कि वह खूंखार जानवरों से भरे इलाके से गुजर पाएगा या नहीं। लोहगढ़ परगना के मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में शक्तिशाली नहीं थे। आखिरकार कोई भी कुछ हद तक सक्षम मार्शल आर्टिस्ट लोहगढ़ परगना की गरीब जमीन को छोड़ देगा।
रुद्र ने खुशी खुशी कहा, चिंता मत करो, चूंकि मैंने तुमसे वादा किया है, मैं निश्चित रूप से आत्मिक औषधि वापस लाऊंगा। कई महाकलाकारों को पहले ही मारा जा चुका है, इसलिए यहाँ तक कि लाशों को लूटकर भी उन्हें काफी आत्मिक क्रिस्टल मिले होंगे। आत्मिक औषधि कैसे नहीं हो सकती? इसके अलावा जब अमन आत्मिक औषधि वापस लाएगा तो वह उसके माता पिता और परिवार के लिए भी होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे बड़े भाई जल्द ही लौट आएंगे। सुरभि ने उत्सुकता से इंतजार किया। जल्द से जल्द मार्शल आर्ट्स में प्रवेश करने पर ध्यान दो। ऐसा न हो कि तुम्हारे पास आत्मिक औषधि हो लेकिन तुम कोई भी औषधि न बना पाओ, या विफलता दर बहुत ज्यादा हो जिसके परिणामस्वरूप बर्बादी हो। रुद्र ने उसे याद दिलाया। ये सुनकर सुरभि के दिल में तुरंत तनाव आ गया। गुरुजी सही कह रहे हैं। आत्मिक औषधि आखिरकार साधारण खजाना औषधि नहीं है। इसे बनाना स्वाभाविक रूप से कठिन है। कमजोर शक्ति के साथ केवल अग्निमणि पत्थरों से इसे बनाने की कोशिश करने से गर्मी को नियंत्रित करने, तकनीक में महारत हासिल करने, आत्मिक औषधि निकालने और इसी तरह की बाधाएं आएंगी। आत्मिक औषधि का प्रत्येक डंठल मूल्यवान है। आत्मिक औषधि का ग्रेड जितना ऊंचा होता है, एक विफलता का नुकसान उतना ही ज्यादा होता है। ये सोचते ही सुरभि को तुरंत जल्दबाजी महसूस हुई। गुरुजी, मुझे 1 महीने के भीतर मार्शल आर्ट्स में प्रवेश करना होगा। सुरभि ने गंभीरता से कहा। इतना अधीर मत बनो, ठोस साधना ही नींव है। रुद्र ने सलाह दी। हाँ गुरुजी, सुरभि ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। इसके बाद सुरभि ने अपनी कीमिया की प्रथाओं को कम कर दिया और अपना अधिकांश समय साधना के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने लिए जो औषधि बनाई वह उसकी साधना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और उसका अक्षयकाय लगातार बेहतर हो रहा था। रुद्र ने कुछ देर ध्यान दिया और कहा, उसे मार्शल आर्ट्स की मूल बातें समझने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। उसने सुरभि की प्रगति का अंदाजा लगा लिया था। मुझे नहीं पता कि अमन और मंगेश ने महाकलाकार को कैसे भड़काया, जिस तरह से चल रहा है, क्या उन्हें महान महाकलाकार को भड़काने में ज्यादा समय नहीं लगेगा? रुद्र ने अपने दिल में आह भरी। आपके शिष्य अमन ने एक महाकलाकार को एक ही हथेली से मार गिराया है, आपका युद्ध अनुभव बढ़ गया है। ज्यादा समय नहीं हुआ था और सुनहरी रोशनी का एक और उद्भव हुआ। एक महाकलाकार फिर से मारा गया। रुद्र प्रभावित रहा क्योंकि अब उसे इसकी आदत हो गई थी। आपके शिष्य अमन ने एक महाकलाकार को एक ही हथेली से मार गिराया है, आपका युद्ध अनुभव बढ़ गया है। आपके शिष्य अमन ने एक महाकलाकार को एक ही हथेली से मार गिराया है, आपका युद्ध अनुभव बढ़ गया है। 3 महाकलाकार मारे गए थे। रुद्र प्रभावित रहा क्योंकि यह पहली बार नहीं था। आपके शिष्य अमन ने एक महान महाकलाकार को मार गिराया है, आपका युद्ध अनुभव आसमान छू गया है, साथ ही आपकी खंडा शक्ति भी। रुद्र, तो क्या महाकलाकार को मारना काफी नहीं था, अब महान महाकलाकार को मारना था? क्या महान महाकलाकार को मारे जाने में ज्यादा समय लगेगा? एक महान महाकलाकार को मारने के बाद, आधी धूप जलने के बाद सुनहरी रोशनी फिर से उभरी। आपके शिष्य अमन ने एक महान महाकलाकार को मार गिराया है, जिससे सहस्त्रतारा झील में उथल पुथल मच गई है। आपका युद्ध अनुभव बढ़ गया है, खंडा शक्ति में सुधार हुआ है, जिससे रहस्यमय आभा और बढ़ी है। क्या अमन ने महाकलाकारों के एक घोंसले का सफाया कर दिया है? रुद्र चौंक गया। अमन वास्तव में क्रूर था, एक के बाद एक महाकलाकारों को मार रहा था, इतने कम समय के भीतर महान महाकलाकारों का कत्ल कर रहा था। क्या वह वास्तव में महाकलाकारों के एक घोंसले का सफाया कर रहा था, या उसने किसी भीतरी क्षेत्र की मार्शल आर्ट्स शक्ति को नष्ट कर दिया था? सहस्त्रतारा झील में गड़बड़ी का क्या मतलब था? काफी देर इंतजार करने के बाद सुनहरी रोशनी आखिरकार उभरना बंद हो गई। रुद्र ने सांस छोड़ी। इसका मतलब था कि अमन ने महाकलाकारों के घोंसले को पूरी तरह से साफ कर दिया था। अचानक उसने एक और समस्या के बारे में सोचा। अमन मारने के बाद लाशों को लूटता है क्या? एक धनी पृष्ठभूमि से होने के कारण उसे यह जागरूकता नहीं हो सकती है। रुद्र के मन में अचानक चिंता उठ खड़ी हुई। शुरुआत में अपने शिष्य को मार्शल आर्ट्स की दुनिया में घूमने का अनुभव देते समय उसने लाशों को लूटने पर जोर क्यों नहीं दिया? हालांकि दूसरे विचार पर अमन सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत अमीर था, पैसा उसके लिए चिंता का विषय नहीं था। लेकिन अब जब वह भीतरी क्षेत्र में है तो यह एक अलग कहानी है। उसके पास आत्मिक क्रिस्टल नहीं है, लेकिन उसकी समझ और प्रतिभा को देखते हुए उसे लाशों को लूटना बहुत जल्दी सीख लेना चाहिए। ये सोचते हुए रुद्र को अचानक राहत मिली। जहां तक मंगेश की बात है, उसे कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार मंगेश मूल रूप से गरीब था और एक बार शिवम के साथ वीर देश के सम्राट को ठगना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लाशों को लूटने के महत्व को समझता था। अगले कुछ दिन हमेशा की तरह थे, कोई सुनहरी रोशनी नहीं दिखाई दी और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सुरभि ने अपनी अक्षयकाय को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था और अपने अंगों पर काम करना शुरू कर दिया था। रुद्र ने उससे एक मजबूत जीवन शक्ति महसूस की और उसके अंगों को मजबूत करने की गति तेज थी। उसकी सहायता के लिए समृद्ध जीवन शक्ति के साथ उसे शुरुआत से ही अत्यधिक मजबूती के कारण अपने आंतरिक अंगों को गंभीर चोटों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से उसके अंगों को मजबूत करने की गति बहुत तेज थी। उसे आधे महीने से ज्यादा में मार्शल आर्ट्स की शुरुआत करने में सक्षम होना चाहिए। रुद्र उत्साहित था। एक बार जब सुरभि मार्शल आर्ट्स की शुरुआत कर देगी तो कीमियाई चिकित्सक मार्शल आर्ट्स की प्रणाली पूरी तरह से बन जाएगी। उसे कीमियाई चिकित्सक मार्शल आर्ट्स से भी प्रतिक्रिया मिलेगी। सुनहरी उंगली से प्रतिक्रिया न मिलने के इन दिनों में रुद्र को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था।
जब वह बेसब्री से सुरभि के मार्शल आर्ट सीखना शुरू करने का इंतजार कर रहा था, तो लंबे समय से प्रतीक्षित सुनहरी रोशनी आखिरकार फिर से दिखाई दी। आपके शिष्य मंगेश ने एक बार से एक महाकलाकार को मार दिया, लगातार 5 महाकलाकारों को मार दिया। आपने मार्शल आर्ट्स की दिव्य तकनीक ईश्वर वध वार प्राप्त की है। इस रुद्र चौंक गया। महाकलाकार वास्तव में पत्ता गोभी बन गए थे, जिन्हें सब्जियों की तरह लापरवाही से काटा जा रहा था, प्रत्येक के लिए एक वार। रुद्र को आश्चर्य हुआ कि क्या मंगेश भी महाकलाकारों के एक घोंसले में ठोकर खा गया था। उसने एक ही बार में 5 महाकलाकारों को मार दिया था। एक और दिव्य मार्शल आर्ट्स तकनीक। रुद्र बहुत खुश था। यह मार्शल आर्ट्स की दिव्य तकनीक ईश्वर वध वार मार्शल आर्टिस्ट की चेतना और दिव्य आत्माओं को लक्षित करने वाली तलवारबाजी थी। ईश्वर वध वार एक संचित वार निश्चित मृत्यु ला सकता है। 2 दिव्य मार्शल आर्ट्स तकनीकें संयुक्त होकर वे बिल्कुल घातक हैं। रुद्र खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसकी ताकत फिर से बढ़ गई थी। ईश्वर वध वार की शक्ति अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी। ये भौतिक शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि चेतना और दिव्य आत्माओं को लक्षित करेगी। मंगेश मार्शल आर्ट्स के भौतिक पहलू का अभ्यास करता है और उसकी महासूर्य स्वर्ण देह का बचाव मजबूत है। अगर वह ईश्वर वध वार से इसी तरह के हमले का सामना करता है, तो वह पूरी तरह से रक्षाहीन नहीं होगा। एक पल सोचने के बाद रुद्र ने पहचाना कि महासूर्य स्वर्ण देह का बचाव त्रुटिहीन था और शक्तिशाली भौतिक शरीर को चकमा देकर चेतना और दिव्य आत्मा पर हमला करना काफी मुश्किल था। महासूर्य स्वर्ण देह तकनीक के निहितार्थ में सूर्य का एक गहरा विचार था, जो चेतना और दिव्य आत्मा के लिए सुरक्षा प्रदान करता था। इसके अलावा मंगेश ने अपनी खंडा आत्मा को जगाया था और खंडा शक्ति को समझा था। भौतिक शरीर को दरकिनार करके चेतना और दिव्य आत्मा पर हमला करना लगभग असंभव था। भले ही अगले चरण में शारीरिक मार्शल आर्ट्स में दिव्य आत्मा जैसी सुरक्षा को बढ़ाना आवश्यक है। इसके बावजूद रुद्र शारीरिक मार्शल आर्ट्स की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दृढ़ रहा, ताकि शरीर की सुरक्षा को तोड़े बिना चेतना या दिव्य आत्मा को नुकसान पहुंचाना असंभव हो जाए। मंगेश द्वारा महाकलाकार को मारने के बाद सुनहरी उंगली ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। ये समग्र स्थिति के स्थिर होने का संकेत देता था। एक दिन जब सुरभि साधना कर रही थी, उसने पहले ही शुद्धिकरण को पूर्ण कर लिया था और मार्शल आर्ट्स दीक्षा के कगार पर थी। उसकी मांसपेशियों और हड्डियों की गड़गड़ाहट की आवाज उसके शरीर के भीतर गूंजने लगी। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी और लगभग एक सुरक्षात्मक आभा बना रही थी। सुरभि की महत्वपूर्ण ऊर्जा बल्कि कोमल और लंबे समय तक चलने वाली लग रही थी, जिससे जीवन शक्ति का एक निरंतर प्रवाह का आभास होता था। फिर भी इसमें एक तीव्र ज्वलंत ऊर्जा समाहित थी, जिसने अपेक्षाकृत हल्का अनुभव दिया। सुरभि सफलता हासिल करने वाली है। रुद्र अपना उत्साह रोक नहीं पाया। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा अलग है, क्योंकि यह कीमिया के लिए है। यही वह है जो कीमियागर मार्शल आर्टिस्टों को अद्वितीय बनाती है। ये हिंसक या कोमल हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कीमिया के दौरान गर्मी को नियंत्रित करना। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा कीमिया के लिए एक गोली की आग में बदल सकती है, भले ही अग्नि पत्थर का उपयोग न किया जाए। हालांकि इससे उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी। सुरभि में लंबे समय तक चलने वाला संविधान है, इसलिए उसे इस कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि भविष्य के कीमियागर मार्शल आर्टिस्ट जिनके पास ये नींव नहीं है, उन्हें एक गोली बनाने के बाद एक बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। रुद्र ने खुद ही यह सोचा। इसलिए कीमियागर मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर औषधि बनाने में सहायता के लिए अग्नि पत्थर जैसे एड्स का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी अपनी खपत कम हो जाती है। धमाका। सुरभि की मांसपेशियों और हड्डियों की गड़गड़ाहट की आवाज तेज होती जा रही थी और उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा सघन होती जा रही थी। जो यंग ने उत्साह से देखा। युवती आखिरकार मार्शल आर्ट्स में दीक्षा लेने वाली थी। इसका मतलब ये भी था कि वे भीतरी क्षेत्र में लौटने के एक कदम और करीब थे। शिवम के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। भले ही सुरभि पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी, लेकिन उसकी मांसपेशियों और हड्डियों से निकलने वाली गड़गड़ाहट की आवाज उससे ज्यादा तेज थी जब उसने सफलता हासिल की थी, और उसकी गति से ज्यादा थी। सुरभि आंखें थोड़ी बंद करके बैठी थी। उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियों से एक चमक निकल रही है और उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा जीवन शक्ति से भरी हुई लग रही थी, जो बिना अंत के बह रही थी। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा, जो मजबूत होती जा रही थी, उसके शरीर पर केंद्रित थी और बाहर की ओर फैल रही थी। महत्वपूर्ण ऊर्जा लगाए गए फूलों और पेड़ों को छूती थी। रुद्र की भौहें थोड़ी हिल गईं। जिन पौधों की पत्तियों को उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा छूती थी, वे ज्यादा हरे लग रहे थे और कलियां थोड़ी बढ़ गई थीं। जो कलियां खिलने वाली थीं, वे अब थोड़ी खुल रही थीं। कीमियागर मार्शल आर्ट्स मेरी कल्पना से भी ज्यादा असाधारण है। ये निरंतर जीवन शक्ति वास्तव में मजबूत है। रुद्र आह भरे बिना नहीं रह सका। कीमियागर मार्शल आर्टिस्ट का जीवन काल साधारण मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में बहुत लंबा होना तय था। भले ही उनकी युद्ध क्षमता थोड़ी कम हो सकती है, उनका जीवन काल बहुत लंबा था। सुरभि के सफलता हासिल करने के बाद मुझे उसे अष्टारेख सिखाना चाहिए। जहां तक कीमियागर मार्शल आर्ट्स की आक्रामक तकनीकों की बात है, वे मुख्य रूप से एक्यूपॉइंट, सुनहरी सुइयों आदि के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। कीमियागर मार्शल आर्टिस्ट नियमित मार्शल आर्टिस्टों के वध तकनीकों का भी अभ्यास कर सकते हैं। रुद्र ने विचार किया। सुरभि कैसा महसूस करती है और क्या वह कीमियागर मार्शल आर्टिस्टों की विशेष कार्यप्रणाली को समझ सकती है, ये सब उस पर निर्भर करेगा। कीमियागर मार्शल आर्टिस्टों का मूल कीमिया और उपचार में निहित है, न कि मार्शल कौशल में।
लेकिन रुद्र को सुरभि की क्षमताओं पर विश्वास था और उसे कीमियागर मार्शल आर्टिस्टों के लिए अद्वितीय तकनीकों को समझने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए सुनहरी सुई के अकुपॉइंट चैनलिंग जैसी तकनीकें उसने उन्हें अभी तक नहीं समझा था। उनका उपयोग मारने के लिए भी किया जा सकता है। वे भी शक्तिशाली आक्रामक तकनीकें या यहाँ तक कि और भी धूर्त और गुप्त बन सकते थे। धमाका, मांसपेशियों और हड्डियों की गड़गड़ाहट अचानक गूंज उठी और महत्वपूर्ण ऊर्जा, एक आभा जितनी सुरक्षात्मक, संघनित होकर बाहर निकल गई। सुरभि ने महत्वपूर्ण ऊर्जा अवस्था को भेद दिया था, जो एक सच्ची कीमियागर मार्शल आर्टिस्ट बन गई थी, अपनी तरह की पहली कीमियागर मार्शल आर्ट्स प्रणाली ने दुनिया में अपनी शुरुआत की। रुद्र खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इस क्षण सुनहरी रोशनी उभरी। हालांकि अप्रत्याशित रूप से इस सुनहरी रोशनी से प्रतिक्रिया सुरभि के मार्शल आर्ट्स दीक्षा से नहीं आई। एक सुनहरी रोशनी उभरी। रुद्र ने शुरू में सोचा कि यह सुरभि के मार्शल आर्ट्स दीक्षा से प्रतिक्रिया थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह वास्तव में अमन से प्रतिक्रिया थी। आपका शिष्य अमन सप्तर्षि शिक्षा सदन में मार्शल आर्ट्स द्वंद्व में लगातार मार्शल आर्टिस्ट महाकलाकारों को हराया। आपने विवादास्पद अनुभव प्राप्त किया है। रुद्र चौंक गया। अमन सप्तर्षि शिक्षा सदन गया और न केवल मार्शल बहस में भाग लिया, बल्कि सप्तर्षि शिक्षा सदन के महाकलाकारों को भी हराया। सप्तर्षि शिक्षा सदन भीतरी क्षेत्र में एक शीर्ष शक्ति है। यह एक अविश्वसनीय रूप से अनूठी शक्ति है, जिसका प्रभाव कल्पना से परे है। यहाँ तक कि कुछ संप्रदायों के संस्थापक गुरु भी सप्तर्षि शिक्षा सदन से आए थे और वहां शिक्षक के रूप में भी कार्य करते थे। क्या इससे महान महाकलाकार की भागीदारी हो सकती है? रुद्र गुप्त रूप से हैरान था। इस बार अमन सप्तर्षि शिक्षा सदन गया। क्या वह सच्चे मार्शल आर्ट्स और नकली मार्शल आर्ट्स के बीच संघर्ष को भड़का सकता है? जिस क्षण उसने इस संभावना के बारे में सोचा, रुद्र को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। अमन अभी तक इतना मजबूत नहीं है। अगर कोई संघर्ष छिड़ जाता है तो आने वाला तूफान बिल्कुल भयानक होने वाला है। सुनहरी रोशनी एक बार फिर उभरी। आपकी शिष्य सुरभि ने आपके द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट्स तकनीक को सफलतापूर्वक साध लिया है। आपने कीमिया के मार्शल आर्ट्स और कीमिया की कला में महारत हासिल कर ली है। सुरभि के मार्शल आर्ट्स दीक्षा से प्रतिक्रिया आई। इस क्षण में रुद्र ने कीमिया के मार्शल आर्ट्स पर पूर्ण महारत हासिल कर ली, जिसमें नींव से लेकर सहज अवस्था तक शामिल था। इसके अलावा कीमिया की कला में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। आगे बढ़ते हुए, एक बार जब कीमिया के मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली गई, तो सहज अवस्था के भीतर साधना पारंपरिक मार्शल आर्ट्स से ज्यादा अलग नहीं होगी, केवल ये कीमिया की कला पर ज्यादा केंद्रित होगी। तो सुरभि के मार्शल आर्ट्स दीक्षा के बाद रुद्र ने सहज अवस्था से नीचे कीमिया के मार्शल आर्ट्स की पूरी साधना विधि प्राप्त कर ली थी। एक पूर्ण मार्शल आर्ट्स सिद्धांत। कीमिया की तकनीकों को भी उन्नत किया गया था, अब केवल मूलभूत स्तर पर नहीं। आपकी नीलम हड्डी जोड़ वज्र लेपिस लाजुली हड्डी जोड़ अक्षय काय के साथ आपने सहज अविनाशी आत्मिक काय प्राप्त किया। सुनहरी रोशनी फिर से दिखाई दी। रुद्र तुरंत उत्साह से अभिभूत हो गया। उस क्षण में उसने एक काया पलट किया। सहज आत्मिक काय से वह सहज अविनाशी आत्मिक काय में बदल गया। उसकी जीवन शक्ति अंतहीन थी और उसकी आत्मिक काय के भीतर एक अथक जीवन शक्ति प्रतीत होती थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जीवन काल कभी खत्म नहीं होगा। यदि वह अपनी मार्शल आर्ट्स अवस्था को भेद नहीं पाता है, तो उसी स्तर के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में कई गुना या यहाँ तक कि 10 गुना ज्यादा जीने के बावजूद वह आखिरकार गुजरने के अपने दिन का सामना करेगा। जो अलग है वह यह है कि उसकी सहज आत्मिक काय में अविनाशी होने की विशेषता है। कई वर्षों बाद क्या उसकी आत्मिक काय चेतना विकसित करेगी और एक राक्षस कंकाल में बदल जाएगी? बेशक उस समय कंकाल की चेतना अब उसकी नहीं होगी। हालांकि अब जब उसके पास पहले से ही सहज अविनाशी आत्मिक काय है, तो उसकी मार्शल आर्ट्स कैसे रुक सकती है? यह एक अत्यंत भयानक प्रतिभा है। विशेष रूप से यदि उसे कभी चोट लगती है तो वह जल्दी ठीक हो सकता है। जब तक वह एक ही बार में मारा नहीं जाता, चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वह नष्ट नहीं होगा। उसकी अविनाशी आत्मिक काय के मजबूत पोषण के तहत उसकी चोटें तेजी से ठीक हो जाएंगी। मेरी ताकत फिर से मजबूत हो गई है। रुद्र मुश्किल से अपना उत्साह रोक पाया। मेरे सहज अविनाशी आत्मिक काय जोड़ नाग की आत्मिक काय के प्रभुत्व के साथ, भले ही मैं इस प्रतिभा के साथ इस दुनिया की मार्शल आर्ट्स की साधना करूं, फिर भी मैं एक शीर्ष स्तरीय दानव अस्तित्व रहूंगा। रुद्र ने उत्साह से आह भरी। भले ही वह मार्शल आर्ट्स की तकनीकों की रचना करना जारी नहीं रख सका, इस शक्तिशाली दानव प्रतिभा के साथ वह अभी भी इस दुनिया की मार्शल आर्ट्स तकनीकों की साधना करके अपने स्तरों पर हावी हो सकता था। मेरी वर्तमान नींव के साथ यहाँ तक कि महान महाकलाकार से ऊपर के एक मार्शल आर्टिस्ट को भी मैं मार सकता हूँ, है ना? जब तक उसके शिष्य कड़ी मेहनत करते हैं, वे लेट सकते हैं और फिर भी अपराजित रह सकते हैं। मैंने पहले ही 3 मार्शल आर्ट्स प्रणालियां बनाई हैं, 3 नींव बनाई है, मैं और क्या रचना कर सकता हूँ? रुद्र तुरंत गहरे विचार में डूब गया। चौथे शिष्य के लिए उसे कौन से मार्शल आर्ट्स बनाने चाहिए? मुझे सीमावर्ती बंजर भूमि में घूमने के लिए कुछ समय निकालना होगा। यदि कोई उपयुक्त शिष्य नहीं है, तो मैं केवल भीतरी क्षेत्र में जाकर देख सकता हूँ कि क्या मुझे कोई उपयुक्त शिष्य मिल सकता है। रुद्र ने यही सोचा। चौथी मार्शल आर्ट्स प्रणाली, उसने अभी तक इसकी रचना पूरी नहीं की थी। उसके पास केवल कुछ बुनियादी विचार थे और उसे यकीन नहीं था कि यह संभव है या नहीं। गुरुजी, मैंने सफलता हासिल कर ली। सुरभि ने अपनी ऊर्जा और रक्त वापस ले लिया और उत्साह से दौड़कर उसके पास आई। उसने उसके कंधे पर मुक्का मारा, उसका चेहरा लाल हो गया।
ऊर्जा रक्त अवस्था को भेदने के बाद क्या सहज अवस्था दूर हो सकती है? बस लगातार साधना करने की जरूरत है। अब जब तुमने शुरुआत कर दी है तो कीमिया की कला और कीमिया के मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्यादा सोचो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। अकुपॉइंट, सुनहरी सुई की कला आदि। कीमिया की पुस्तक मौलिक है, ज्यादा समझने की कोशिश करो। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, हाँ गुरुजी, मुझे पता है। सुरभि बहुत उत्साहित थी। उसकी नाजुक हथेली खुल गई, महत्वपूर्ण रक्त की एक शक्ति उभरी और धीरे धीरे आग का रूप ले लिया। यह महत्वपूर्ण रक्त कीमियाई आग में बदल रहा था। ये देखकर रुद्र ने खुद ही सोचा, महत्वपूर्ण रक्त पर तुम्हारा नियंत्रण अभी भी काफी कमजोर है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस पर नियंत्रण कैसे बढ़ाया जाए। उस समय अमन ने महत्वपूर्ण रक्त से मांस भूनकर महत्वपूर्ण रक्त पर अपना नियंत्रण सुधारा था और उसने इस पर 100% नियंत्रण हासिल कर लिया था। अब उसने सुरभि को महत्वपूर्ण रक्त पर नियंत्रण बढ़ाने का तरीका बताया, जिससे महत्वपूर्ण रक्त को कीमियाई आग में बदलने में उसकी दक्षता बढ़ी और उसकी कीमिया तकनीक में सुधार हुआ। गुरुजी, मैं साधना करने जा रही हूँ। महत्वपूर्ण रक्त नियंत्रण को बढ़ावा देने के तरीके के बारे में सुनने के बाद सुरभि उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए और अभ्यास करने के लिए दौड़ी। उसने औषधि भट्टी उठाई, महत्वपूर्ण रक्त हवा के बीच में तैर रहा था। दूसरे हाथ ने महत्वपूर्ण रक्त को कीमियाई आग में बदल दिया, जो औषधि भट्टी को झुलसा रहा था क्योंकि उसने कीमिया के लिए महत्वपूर्ण रक्त का उपयोग करने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। औषधि भट्टी की सहायता से कीमिया में महारत हासिल करने के बाद अगला कदम नंगे हाथों से कीमिया करने की कला थी। ये कीमिया के मार्शल आर्ट्स का मूल है, सच्ची मूल कीमिया तकनीक। मुझे आश्चर्य है कि सप्तर्षि शिक्षा सदन में अमन कैसा कर रहा है। रुद्र अपनी भौहों को सिकोड़कर गहरे विचार में पड़ गया। अमन सप्तर्षि शिक्षा सदन में द्वंद्व कर रहा था और उसके महाकलाकारों को हरा रहा था। क्या सप्तर्षि शिक्षा सदन अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करेगा? क्या वे क्रोधित और शर्मिंदा होंगे और एक महान महाकलाकार को खेल में लाएंगे? नहीं, अगर सप्तर्षि शिक्षा सदन में कोई अखंडता है तो वे एक महान महाकलाकार को नहीं भेजेंगे। वह अपनी श्रेष्ठता का उपयोग हीन पर धमकाने के लिए कर रहा होगा और भले ही वह जीत जाए, वह चेहरा खो देगा। एकमात्र सवाल यह है कि क्या वे गुप्त रूप से बेईमानी करेंगे। रुद्र ने भीतरी क्षेत्र की ओर देखा और सप्तर्षि शिक्षा सदन में टहलने के विचार पर भी विचार किया। उसके लिए महान महाकलाकार मार्शल आर्टिस्ट टिड्डे की तरह हैं, वह उन्हें एक थप्पड़ से कुचल सकता था। सुरभि द्वारा अपनी मार्शल आर्ट्स प्रथाओं को शुरू करने के बाद उसने खुद को कीमिया और मार्शल आर्ट्स की धारणा के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे चिकित्सा शास्त्र को समझा और उससे सीखना और अपने ज्ञान का विस्तार करना भी शुरू कर दिया। उसके कीमिया कौशल में भी सुधार हुआ। आपके शिष्य अमन ने मार्शल आर्ट्स पर अपनी चर्चाओं से सप्तर्षि शिक्षा सदन में महाकलाकारों के दिमाग को हिला दिया है, जिससे उनके विश्वासों में संदेह पैदा हो गया है और परिणामस्वरूप मार्शल आर्ट्स के बारे में आपकी समझ में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है और आपकी चेतना अब स्पष्ट और गहरी है, उसे बताया गया। अमन सप्तर्षि शिक्षा सदन के महाकलाकारों के साथ मार्शल आर्ट्स पर चर्चा कर रहा था और उसकी बातों ने मार्शल आर्टिस्टों की समझ को हिला दिया था, जिससे उन्हें अपने ही मार्शल आर्ट्स प्रथाओं पर सवाल उठाना पड़ा। रुद्र को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि अमन ने मार्शल आर्ट्स पर अपनी चर्चा को इस कथन के साथ समाप्त किया, आप सभी ने जो अभ्यास किया है वह नकली मार्शल आर्ट्स है, केवल मेरा ही असली है। अमन मूर्ख नहीं है, वह सप्तर्षि शिक्षा सदन में दूसरों को भड़काएगा नहीं, खासकर ये देखते हुए कि वहां एक महान महाकलाकार मौजूद है। जब रुद्र ने इस संभावना के बारे में सोचा तो उसकी चिंताएं कम हो गईं। अगले दिन वह प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, अपनी मानसिक स्थिति को परिष्कृत करने के लिए काम कर रहा था। सुनहरी रोशनी फिर से उभरी। आपके शिष्य अमन ने सफलतापूर्वक अपनी सच्ची ऊर्जा को विभाजित कर दिया है और सच्ची ऊर्जा के गहरे सार को समझ लिया है। आपने भी सच्ची ऊर्जा के गहरे सार को समझा है और आपकी सच्ची ऊर्जा अब अनुकूलन कर सकती है जैसे आपका दिल चाहता है। इस क्षण रुद्र ने सच्ची ऊर्जा के गहरे सार को समझा, यह महसूस करते हुए कि इसकी परिवर्तनकारी क्षमताओं को इच्छा पर नियंत्रित किया जा सकता है। वह अंदर से चकित था। अमन अपनी सच्ची ऊर्जा को विभाजित करने में कामयाब रहा है, सच्ची ऊर्जा के गहरे सार को समझ रहा है। वह वास्तव में मेरे मार्शल आर्ट्स के दायरे का विस्तार करने वाला एक अग्रणी है। मैं एक शिक्षक के रूप में अत्यंत प्रसन्न हूँ। वह बहुत खुश था। अगर अमन ने सच्ची ऊर्जा के गहरे सार को समझ लिया है तो गहरे को भेदने के तरीकों को समझना दूर नहीं होगा। रुद्र ने अपनी उंगली उठाकर सच्ची ऊर्जा का एक तार निकाला। उसके नियंत्रण में सच्ची ऊर्जा ने एक पेड़ का आकार ले लिया, फिर एक बिल्ली के आकार में बदल गई। मैंने सच्ची ऊर्जा के गहरे सार को समझा है और अब मैं इसे जैसा चाहूं वैसा बदल सकता हूं। मेरी ताकत एक बार फिर बढ़ गई है। अब जब अमन की सच्ची ऊर्जा और इसके गहरे सार की समझ में बहुत वृद्धि हुई है तो उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है, जैसा कि मेरी है। 3 दिन बाद सुनहरी रोशनी एक बार फिर दिखाई दी। आपके शिष्य अमन ने सफलता हासिल की है और सहज अवस्था के शिखर पर पहुंच गया है। आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, गहरे को भेदने के विचार के संपर्क में आ रही है। रुद्र ने अपनी सच्ची ऊर्जा को उमड़ते हुए महसूस किया, पहले से भी ज्यादा मजबूत और शुद्ध हो रही थी और उसने गहरे को भेदने की अवधारणा का एक संकेत महसूस किया। अमन सहज अवस्था के शिखर पर पहुंच गया है और उसने सच्ची ऊर्जा के रहस्यों को भी समझा है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह एक महान महाकलाकार को भी मार सकता है। भले ही वह मजबूत महान महाकलाकारों का सामना करता है, भले ही वह उन्हें हरा नहीं सकता, वह कम से कम खुद की रक्षा कर सकता है। अचानक सुनहरी रोशनी फिर से दिखाई दी।
आपका शिष्य मंगेश एक महान महाकलाकार द्वारा पीछा किए जाने के दौरान अपनी चाल तकनीक में प्रगति की है। इस तकनीक का उपयोग करने की आपकी क्षमता में सुधार हुआ है। धिक्कार है, यह अमन नहीं था जिसका एक महान महाकलाकार द्वारा पीछा किया जा रहा था, यह मंगेश था। आखिर हुआ क्या है? ये मेरे दोनों शिष्य, वे केवल उच्च शक्ति वाले मामलों से निपटते हैं। रुद्र ने अपने दिल में एक आह भरी। भीतरी क्षेत्र में प्रवेश करने पर वे या तो महाकलाकारों को मार रहे थे या कम से कम आधा कदम महान महाकलाकारों को मार रहे थे। अब एक महान महाकलाकार उभरा है और उनका पीछा कर रहा है। चूंकि मंगेश भागते समय सफलता हासिल करने में कामयाब रहा है, उसकी गति बढ़ गई है और उसे पीछा करने वाले महान महाकलाकार द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। रुद्र अपने मन में इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। 3 दिन बाद आपके शिष्य अमन ने एक महान महाकलाकार को एक ही हथेली से मार दिया, जिससे पूरे सप्तर्षि शिक्षा सदन को झटका लगा। एक ही वार से मारने में आपके मार्शल आर्ट्स और दिव्य तकनीक के अनुभव में वृद्धि हुई है। रुद्र, उसने अभी अभी ज्यादा समय पहले सफलता हासिल नहीं की थी और उसने पहले ही एक महान महाकलाकार को मार दिया था। उसने भीतरी क्षेत्र की ओर देखा, उसका दिल प्रत्याशा के साथ धड़क रहा था। वह भीतरी क्षेत्र का पता लगाने जाना चाहता था। अगले दिन सुनहरी उंगली से एक और प्रतिक्रिया आई। आपका शिष्य मंगेश एक महान महाकलाकार द्वारा शिकार किए जाने के दौरान अपनी महासूर्य स्वर्ण देह तकनीक के शुरुआती विकास चरण में प्रवेश कर गया है। आपकी महासूर्य स्वर्ण देह तकनीक भी पूर्णता सहज अवस्था तक पहुंच गई है। रुद्र असहज महसूस कर रहा था। क्या मंगेश का अभी भी पीछा किया जा रहा था? हालांकि चूंकि उसकी ताकत में सफलता मिली है, ऐसा लगता है कि यह विशेष रूप से खतरनाक नहीं था। मेरे इन दोनों शिष्यों ने भीतरी क्षेत्र में क्या किया? रुद्र पूरी तरह से सुन्न था। वे या तो महाकलाकारों को मार रहे थे या महान महाकलाकारों द्वारा पीछा किए जा रहे थे। और अमन ने पहले ही महान महाकलाकारों को मारना शुरू कर दिया था। क्या यह नहीं कहा गया था कि महाकलाकार भीतरी क्षेत्र में शीर्ष पर थे और महान महाकलाकार को भीतरी क्षेत्र मार्शल आर्ट्स का शिखर माना जाता था? ज्यादा समय नहीं हुआ है, एक महान महाकलाकार उभरा है और एक पहले ही मारा जा चुका है। रुद्र को यहाँ तक संदेह था कि बाद में अमन महाकलाकारों को नहीं मार रहा होगा, बल्कि महान महाकलाकारों को मार रहा होगा। एक ही खंडा एक महान महाकलाकार को हरा रही है। ये बहुत ज्यादा अपमानजनक है। मंगेश ने एक महान महाकलाकार को कैसे नाराज किया? उसका मौत तक पीछा किया जा रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या वह शिकार से भागने में कामयाब रहा है। रुद्र ने मन ही मन आह भरी। भीतरी क्षेत्र इतना विशाल था कि अगर वह उसकी सहायता करना चाहता तो उसे पता नहीं था कि कहां से शुरू करना है। चूंकि मंगेश शिकार के बीच सफलता हासिल करने में कामयाब रहा, उसे ज्यादा खतरे में नहीं होना चाहिए। अगर अमन को भी खबर मिलती है तो वह भी मदद के लिए दौड़ेगा। अमन ने पहले ही एक ही हथेली से एक महान महाकलाकार को मार दिया था जो मंगेश का पीछा कर रहा था। वह इतने लंबे समय के बाद पकड़ा नहीं गया था। ऐसा लगता है कि उसकी क्षमताएं बहुत मजबूत नहीं होंगी। भीतरी क्षेत्र। काले लबादे वाले व्यक्ति को जाने देने के बाद अमन चुपचाप उसके पीछे लग गया। काले लबादे वाला व्यक्ति बेहद सतर्क था, जैसे कि उसे पीछा किए जाने का डर हो। घुमावदार तरीके से चल रहा था और लगातार परीक्षण कर रहा था कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है। केवल ये पुष्टि करने के बाद कि कोई पीछे नहीं था, वह अपने निवास पर लौट आया। अमन को आश्चर्य हुआ, काला लबादा वाला व्यक्ति सहस्र तारा झील लौट रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अद्वितीय मंडप का एक महाकलाकार है? मेरी छोटी बहन के पीछे छिपा दुश्मन, क्या यह अद्वितीय मंडप है? अमन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अद्वितीय मंडप के प्रबंधक के बारे में सोचते हुए ऐसा लगा कि उन्होंने किसी और की ओर से इनाम संभाला, न कि पर्दे के पीछे से तार खींचने वाले, और यह जानते हुए कि काले लबादे वाला व्यक्ति निर्मम और क्रूर था। इसलिए उन्होंने उसे चुप कराए जाने के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। भले ही वह अद्वितीय मंडप का महाकलाकार न हो, उसका अद्वितीय मंडप के एक मजबूत व्यक्ति के साथ संबंध होना चाहिए। अमन ने ऐसा सोचा। काले लबादे वाला व्यक्ति सहस्र तारा झील में प्रवेश कर गया और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ गया। झील के बीच में उसकी नजर में एक द्वीप दिखाई दिया। हरे भरे पेड़ों के बीच एक आंगन सामने आया। क्या यह उनका ठिकाना है? अमन एक पल के लिए हैरान था, फिर तुरंत अपनी धारणा को नकार दिया। ये केवल उनकी शाखाओं में से एक होनी चाहिए। काले लबादे वाला व्यक्ति द्वीप में प्रवेश कर गया और आंगन से एक आवाज आई, 27, क्या तुमने व्यक्ति को पकड़ लिया है? उसने मुझे धोखा दिया। 25 उसके द्वारा मारा गया था। काले लबादे वाले व्यक्ति ने गुस्से से कहा। क्या? किसने किया? आंगन से एक गुस्से वाली आवाज आई। अमन धीरे धीरे पास पहुंचा, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। ये लोग, वे जरूर अमीर होंगे, है ना? उन्होंने लापरवाही से 1 लाख आत्मिक क्रिस्टल फेंक दिए। इस शाखा में खजाने जमा होने चाहिए, है ना? वह न केवल अपनी छोटी बहन के दुश्मन को मार सकता था, बल्कि वह अमीर भी बन सकता था। उसे इतना लाभदायक उद्यम और कहाँ मिल सकता था? जैसे जैसे वह करीब आया, वह सतर्क था। अगर द्वीप पर एक महान महाकलाकार था तो वह अभी के लिए पीछे हट सकता था, अपनी ताकत में सुधार होने तक इंतजार कर सकता था, इससे पहले कि वह इस जगह को ले ले। वहां कौन है? एक अचानक दहाड़ आई। धमाका। एक जबरदस्त आभा उभरी। 5 आकृतियां आंगन से बाहर उड़ गईं। काले लबादे वाले व्यक्ति के साथ जो अभी अभी भागकर लौटा था, कुल मिलाकर 3 महाकलाकार थे और 2 आश्चर्यजनक रूप से आधा कदम महान महाकलाकार थे। कोई महान महाकलाकार नहीं था। अमन तुरंत मुस्कुराया। सज्जनों, क्या आप पैसा चाहते हैं या जीवन?
अगर यह जीवन है तो अपने आत्मिक क्रिस्टल और आत्मिक औषधि सौंप दें। काले लबादे वाला व्यक्ति जो अभी अभी भागकर लौटा था, वह भयभीत और उग्र था। दूसरी पार्टी ने वास्तव में उसकी जानकारी के बिना उसे यहाँ तक ट्रैक कर लिया था। ये वह है, उसने 25 को मार डाला। वह दहाड़ा, उसकी आभा फट गई। एक साथ हमला करो, उसे मार डालो। तुरंत आगे चार्ज किया। दहाड़, अमन ने एक हथेली बाहर फेंकी। एक सुनहरा विशाल नाग दहाड़ा और 27 के दिमाग को हिला दिया। भ्रम के एक पल में एक जोरदार धमाका हुआ, वो तुरंत फट गया और उसके अवशेष चारों ओर बिखर गए। सुनहरा विशाल नाग लुढ़क गया, आत्मिक टिकटें ऊपर उठ गईं, पूंछ बाहर निकल गई, तुरंत अवशेषों को राख में कुचल दिया। अन्य 4 लोग स्तब्ध थे। उन सभी ने सोचा कि भले ही 27 इसे संभाल नहीं सका, उन्हें सहायता करने का अवसर मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक नजर में 27 पहले ही मर चुका था। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। 2 आधा कदम महान महाकलाकार गुस्से से जल रहे थे, तुरंत आगे चार्ज कर रहे थे। अन्य 2 महाकलाकार भी उग्र थे। 27 ने अभी अभी उन्हें मदद के लिए बुलाया था, वे बस देख रहे थे और तुरंत लड़ाई में शामिल नहीं हुए। नतीजतन 27 एक ही वार से मारा गया। डर और गुस्से के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास 2 आधा कदम महान महाकलाकार हैं, अकेले उसके खिलाफ डरने की क्या जरूरत है। इसलिए 2 महाकलाकार भी मारने में शामिल हो गए। खंडा की एक चमक के साथ लंबी खंडा म्यान से बाहर निकाली गई। अमन 2 आधा कदम महान महाकलाकारों का सामना कर रहा था, उसने थोड़ा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। पर्वत नदी की खंडा शक्ति तैनात की गई थी। खंडा रोशनी विशाल और अतिव्यापी थी। खंडा शक्ति के ड्राइव के तहत एक मारने वाली आभा सभी दिशाओं में बह गई। 2 अर्ध महान महाकलाकार और 2 सिद्ध महाकलाकार चारों ओर से हमला कर रहे थे। अमन निडर रहा, अपनी उज्ज्वल खंडाबाजी का प्रदर्शन कर रहा था जबकि खंडा शक्ति हवा में भारी लटकी हुई थी। मौत की एक जीवन शक्ति युद्ध के मैदान को ढांक रही थी। धमाका, 2 अर्ध महान महाकलाकारों ने गंभीरता की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। यह विरोधी अत्यधिक शक्तिशाली था, जिसे कम नहीं आंका जा सकता था। एक जबरदस्त दबाव का उदय बाहर की ओर विकीर्ण हुआ, जो एक दिव्य दंड के उतरने की याद दिलाता था। यह अनुमानित शक्ति वास्तव में एक महान महाकलाकार की क्षमता के समान थी, फिर भी अंततः अर्ध महान महाकलाकार काफी कमजोर थे। फिर भी, ये किसी भी महाकलाकार मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक दुर्गम चुनौती थी। गुनगुनाहट हुई। अमन की खंडा की चमक अभूतपूर्व रूप से अस्थिर लग रही थी, जैसे कि वह किसी भी क्षण ढह सकती थी। पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण भेद्यता का भी खुलासा कर रहा था। अवसर उत्पन्न होता है। 2 महाकलाकार मार्शल आर्टिस्टों की आंखें क्रूरता से चमक उठी, क्योंकि उन्होंने अचानक अपना हमला शुरू कर दिया। उनकी निर्मम पकड़ अत्यधिक क्रूर थी, जो महाकलाकारों की आभा के साथ फट रही थी। ठीक उसी क्षण, दहाड़, गूंजते हुए नाग की चीख से अमन ने अपनी बाईं हथेली को बाहर निकाला, जिससे 2 सुनहरे विशाल नाग निकले, जो 2 महाकलाकारों की ओर चार्ज कर रहे थे। सावधान, 2 अर्ध महान महाकलाकारों की अभिव्यक्ति गहराई से बदल गई। क्या उनके विरोधी ने भेद्यता का ढोंग किया था, उन्हें अपने युद्ध के बीच में अपना हाथ प्रकट करने के लिए फुसलाया था। मर जाओ। एक अर्ध महान महाकलाकार ने एक लंबी चाकू चलाया जो एक ठंडी चमक विकीर्ण कर रहा था, 2 महाकलाकारों को बचाने के लिए जोर से वार कर रहा था। हालांकि भयानक नाग प्रक्षेपण ने महाकलाकारों की मानसिकता के माध्यम से डर को छिपा दिया, जिससे उनका पूरा शरीर कांप गया। अच्छा नहीं, एक डूबने वाली भावना उनके दिलों में समा गई। अपनी गंभीर स्थिति को महसूस करते हुए उन्होंने जल्दबाजी में नाग के प्रभाव से बचने के लिए अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका, सुनहरा नाग टकराया, तुरंत फट गया, तुरंत उन्हें राख में बदल दिया। धड़ाम, उसी समय 2 अर्ध महान महाकलाकारों के क्रूर हमले ने अमन की उज्ज्वल खंडा चमक को तितर बितर कर दिया, जिससे उसे जल्दी से प्रतिक्रिया करने और चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भयंकर लड़ाई के दौरान आत्मिक क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने का भी समय नहीं था, जो काले लिबादे वाले 2 योद्धाओं की लाशों से झील में गिर गया था। 2 महाकलाकारों को हराने के बाद अमन ने गहरी सांस ली, उसकी नजर धीरे धीरे ठंडी हो गई। अब अर्ध महान महाकलाकारों को मारने का समय था। उसे चिंता थी कि जब वह लड़ाई में लगा होगा तो अर्ध महान महाकलाकार भाग सकते हैं, इसलिए भ्रामक भेद्यता, दुश्मन को अंदर खींचना और फिर एक घातक झटका देना। अब तुम्हारी बारी है। अमन की खंडा की चमक में खंडा शक्ति दिखाई दी, जो खंडा शक्ति के परिदृश्य के तहत सब कुछ ढंक रही थी। आप कौन हैं श्रीमान? मेरे साथियों और मेरे आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। अर्ध महान महाकलाकारों में से एक गंभीर आवाज आई। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपने नाम बताओ और वह गुट जिसकी तुम सेवा करते हो। अमन ने जवाब दिया। 2 अर्ध महान महाकलाकार क्रोधित थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे किस गुट से संबंधित हैं, और फिर भी वे उन्हें मारना चाहते थे। चीजों को बहुत दूर ले जा रहे हैं। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। 2 लोगों, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर, ने एक साथ अपना हमला शुरू किया। दहाड़ती आवाज के बीच झील का पानी उमड़ पड़ा, आसमान में ऊंचा उछल गया, बूंदों के साथ जो एक भयानक मारने के इरादे का संकेत देते थे। मेरा आत्मिक क्रिस्टल। अमन उग्र था। पानी में गिरे सभी आत्मिक क्रिस्टल अब पूरी तरह से चले गए थे। क्या वह हजारों आत्मिक क्रिस्टल का नुकसान नहीं था? कितना दिल दहला देने वाला। तुमने मेरा आत्मिक क्रिस्टल नष्ट कर दिया, मर जाओ। अमन ने अर्ध महान महाकलाकार को जोर से घूरा। एक पल में परिदृश्य उतर गया और एक नाग की दहाड़ गूंज उठी। परिदृश्य के भीतर एक सुनहरा नाग कुंडलित हो गया और नाग की चीख गूंज उठी।
पर्वत, नदी, नाग, चीख। अर्ध महान महाकलाकार ने नाग की चीख से अपनी आत्मा को हिलते हुए महसूस किया, जैसे कि उसे नदियों और पहाड़ों की भूमि में ले जाया गया हो। अच्छा नहीं, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। वह खंडाबाजी क्या थी? दहाड़। एक दहाड़ को खोलते हुए अर्ध महान महाकलाकार की शक्ति को चरम पर उत्तेजित किया गया था। दहाड़ते पानी के स्तंभ के बीच वह ऊपर की ओर घूम गया, इस आसन्न खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था। जब स्थिति गंभीर हो गई तो एक खंडा रोशनी जिसने सब कुछ मिटा दिया उसकी आंखों के सामने मंडरा गई। इसने जो जानलेवा इरादा व्यक्त किया वह इतना मजबूत था जैसे कि वह सभी जीवन को नष्ट कर सकता था, और वह सभी जीवित प्राणियों के बीच सिर्फ एक आम नश्वर था। छपाक, उसका शरीर तुरंत टूट गया, उसकी सभी चीजें पानी में गिर गईं। उसका मांस विघटित होता रहा, क्षणों के भीतर राख में बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसे परिदृश्य में दफनाया गया हो। यह मेरे आत्मिक क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए है। अमन अनियंत्रित रूप से उग्र था। गल्प। शेष अर्ध महान महाकलाकार ठंडे पसीने से ढंका हुआ था, उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। एक ही खंडावार ने एक अर्ध महान महाकलाकार को मार डाला। वह किस तरह की भयानक खंडाबाजी थी। भागो। पहला विचार जो उसके दिमाग में आया वह भागने का था। एक तेज गति के साथ वह तेजी से पीछे हट गया। तुम कहाँ जा रहे हो? अमन ने तेजी से उसका पीछा किया। भले ही अर्ध महान महाकलाकार जबरदस्त और तेज था, अमन तेज था। आगे एक ऊंची इमारत थी। यह अद्वितीय मंडप के अलावा और कोई नहीं था। मेरी मदद करो, महान महाकलाकार अद्वितीय सहस्रतारा झील में एक पागल आदमी लोगों को मार रहा है। शेष अर्ध महान महाकलाकार पीछे से घातक दमन महसूस कर सकता था, अपने आसन्न निधन को महसूस कर रहा था। वह हताश होकर चिल्लाया। उस क्षण अद्वितीय मंडप हिल गया। कई महाकलाकार मार्शल आर्टिस्ट हवा में उड़ गए, उस संकट में भाग रहे व्यक्ति की ओर अपनी नजरें मोड़ते हुए। क्या वह एक अर्ध महान महाकलाकार है? वह व्यक्ति कौन है, एक अर्ध महान महाकलाकार का पीछा करने और मारने की हिम्मत कर रहा है? उस क्षण कई मार्शल आर्टिस्ट चौंक गए। अद्वितीय मंडप से अचानक दिव्य शक्ति का एक उदय हुआ। धुंधली छाया से एक आकृति आगे बढ़ी। मुझे बचाओ, महान महाकलाकार अद्वितीय, ये क्रूर आदमी सहस्रतारा झील में नरसंहार कर रहा है। शेष अर्ध महान महाकलाकार आशा के साथ रोया। एक महान महाकलाकार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अमन ने महान महाकलाकार की उपस्थिति की परवाह नहीं की। उसने पहले आदमी को मारने का फैसला किया, फिर बाद में परिणामों से निपटेगा। दहाड़। एक चमक में अमन अपने दुश्मन के ठीक ऊपर था। क्या प्रतिद्वंद्वी की गति स्वर्गीय बिजली चमक के साथ तुलना कर सकती है? पर्वत, नदी, नाग, चीख। खंडा के एक वार से परिदृश्य प्रकट हुआ। नाग की चीख गूंज उठी, दुनिया तुरंत उलट गई, विनाश और विनाश की भावना का प्रतीक। तुम आकांक्षी महान महाकलाकार आतंक में फीका पड़ गया और इस खंडा को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ फट गया। जब तक वह इसे अवरुद्ध कर सकता था, एक बार जब महान महाकलाकार आ जाता तो प्रतिद्वंद्वी उसे मार नहीं पाता। वह इस वार को अवरुद्ध करने के लिए भारी रूप से घायल होने के लिए तैयार अपनी सारी ताकत खर्च कर देता है। हालांकि अमन का ये वार उसे मारने के लिए था, किसी को भी उसे बचाने का मौका नहीं देना। ये दो आकांक्षी महान महाकलाकार ताकत के मामले में यिन होंग के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, जो काफी कम पड़ रहे थे। अमन, खंडा शक्ति की अपनी स्पष्ट समझ और पृथ्वी और आकाश के असंख्य चमत्कारों की नई समझ के साथ यिन होंग के साथ अपनी लड़ाई के बाद से अपनी ताकत में काफी सुधार कर चुका था। खंडा वार करता है, पहाड़ और नदियां बिखर जाती हैं, सभी जीवित चीजों पर आपदा आती है और वह आकांक्षी महान महाकलाकार मिट जाता है। महान महाकलाकार अद्वितीय, बचाओ। आवाज शून्यता में फीकी पड़ गई। खंडा शक्ति के तहत उसका शरीर टुकड़ों में टूट जाता है, फिर क्षणों के भीतर धूल में बदल जाता है। पानी की लहरदार सतह पर आत्मिक टिकटों की पंक्तियां तैर रही थीं, जो उस आकांक्षी महान महाकलाकार से संबंधित थीं। अमन ने अपना हाथ हिलाया, पानी की सतह से आत्मिक टिकटें एकत्र की। इस क्षण अद्वितीय हॉल के सभी मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह से सदमे में थे। एक महान महाकलाकार आकांक्षी बस ऐसे ही मर गया, और प्रतिद्वंद्वी, यहाँ तक कि महान महाकलाकार अद्वितीय के प्रकट होने के बाद भी अभी भी निर्णायक रूप से उस आदमी को मार डाला। इस लड़ाई से हंगामा बहुत बड़ा था। सहस्रतारा झील हिल रही थी और सभी मार्शल आर्टिस्टों ने उस युवक की ओर अपनी आंखें मोड़ दी जो आत्मिक टिकटें उठा रहा था, धीरे से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने टिकटों को ढेर कर दिया और उन्हें संतुष्टि के साथ जेब में डाल दिया। महान महाकलाकार अद्वितीय पहले ही प्रकट हो चुका था, फिर भी वह ऐसे क्षण में आत्मिक टिकटें उठाने की परवाह करता था। सभी आत्मिक टिकटें उठाने के बाद अमन उस छोटे द्वीप पर लौटने वाला था। आखिरकार उसने अभी तक उसे लूटना समाप्त नहीं किया था। इतने हंगामे वाली लड़ाई निश्चित रूप से दूसरों को आकर्षित करेगी और यह बर्बाद हो जाएगा अगर कोई और पहले वहां पहुंच गया। क्या तुम बस ऐसे ही जाने की योजना बना रहे हो? इस क्षण महान महाकलाकार अद्वितीय की उदासीन आवाज आई। अमन ने उसकी ओर देखा, उसका दिल ठंडा हो गया। इतना मजबूत, मेरे गुरु ने जिस महान महाकलाकार को मारा उससे कहीं ज्यादा मजबूत। क्या यह अद्वितीय हॉल की वास्तविक शक्ति है? चूंकि मैंने पहले ही मार दिया है, मुझे क्यों रहना चाहिए? मुझे अभी भी जो मेरा है उसे पुनः प्राप्त करने की जरूरत है। अमन कम से कम डरता नहीं था। अगर वह उन्हें हरा नहीं सकता तो भागना कोई शर्म की बात नहीं है। एक बार जब वह काफी मजबूत हो जाएगा तो वह वापस आएगा और इस महान महाकलाकार को मार डालेगा। अद्वितीय हॉल के सभी मार्शल आर्टिस्टों ने मुश्किल से निगल लिया। ये युवक वास्तव में अभिमानी है, महान महाकलाकार अद्वितीय की पूरी तरह से अवहेलना कर रहा है।
यह महान महाकलाकार अद्वितीय थी। उसके कारण कई अन्य शक्तिशाली लोग लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करते थे। भले ही एक महान महाकलाकार आता, उन्हें नियमों का पालन करना पड़ता था। सहस्त्रतारा झील के नियम मारने को प्रतिबंधित करते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता था? महान महाकलाकार अद्वितीय का लहजा उदासीन रहा। मुझे नहीं पता था। अमन ने सिर हिलाया और जोड़ा, और भले ही मुझे पता होता, उन्होंने मेरा सामान ले लिया। मैं वही काम करता। इस क्षण सभी मार्शल आर्टिस्ट ठंडे पसीने से ढनके हुए थे। यह आदमी वास्तव में अभिमानी था। भले ही वह जानता हो, वह फिर भी वही काम करता। क्या वह महान महाकलाकार अद्वितीय की भी परवाह करता है? इन शब्दों के साथ, भले ही महान महाकलाकार अद्वितीय उसे जाने देना चाहती थी, वह नहीं कर सकती थी। उन्होंने तुमसे क्या लिया? महान महाकलाकार अद्वितीय का लहजा शांत रहा। आत्मिक क्रिस्टल और आत्मिक औषधि और ऐसी चीजें। मूल रूप से जो कुछ भी उनका था वह अब मेरा है। अमन ने गंभीरता से जवाब दिया। कारण जो भी हो, तुमने किसी को मार डाला और सहस्त्रतारा झील के पानी को प्रदूषित कर दिया। तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना होगा। महान महाकलाकार अद्वितीय का लहजा कठोर हो गया। मैं किसी को मारने की बात स्वीकार करता हूँ। अमन ने अवहेलना करते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं सहस्त्रतारा झील को प्रदूषित करने का दोष नहीं लूंगा। मैंने उनके शरीर को राख में बदल दिया जो हवा पहले ही दूर ले जा चुकी है। पानी में खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। तुम मुझ पर सहस्त्रतारा झील को प्रदूषित करने का आरोप कैसे लगा सकती हो? हर कोई। उसका तर्क काफी अच्छा था। चूंकि उसने शरीर को राख में बदल दिया था और खून की एक बूंद भी पानी में नहीं गिरी थी, उसने झील को प्रदूषित नहीं किया था। यहाँ तक कि महान महाकलाकार अद्वितीय भी पल भर के लिए चुप रही। भले ही तुमने सहस्त्रतारा झील में किसी को मार डाला, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। महान महाकलाकार अद्वितीय ने गहरी आवाज में बात की। क्या तुम परेशान कर रही हो? अगर तुम्हें लड़ना है तो चलो इससे निपटते हैं। तुम एक बूढ़ी डायन की तरह व्यवहार कर रही हो। मुझे अभी भी लूटने के लिए चीजें हैं और ठीक होने के लिए। अगर कोई और पहले वहां पहुंच जाता है तो क्या तुम मुझे मुआवजा दोगी? तुम, महिला, निश्चित रूप से ताना मारना जानती हो। मैं जा रहा हूँ। अमन अधीर लग रहा था। मुझे अभी भी कुछ लूटने के लिए आंगन में वापस जाने की जरूरत है। अगर कोई और मुझे हरा देता है तो मैं बड़ा नुकसान उठाऊंगा। गल्प। मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। वे एक दमनकारी आभा महसूस कर सकते थे। महान महाकलाकार अद्वितीय गुस्से से फटने के लिए तैयार लग रही थी। एक महान महाकलाकार का क्रोध कितना भयानक होगा, खासकर अद्वितीय की क्षमता का एक महान महाकलाकार जो महान महाकलाकारों के शिखर पर है। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए, जिस व्यक्ति ने महान महाकलाकार के क्रोध को हिलाया था, उसने बस गुस्से में महान महाकलाकार अद्वितीय की अवहेलना की। एक झिलमिलाहट के साथ वह क्षितिज में गायब हो गया। ऐसी गति कल्पना से परे थी। धमाका, जैसे कि स्वर्ग का क्रोध उतर आया हो, इसने मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों को चौंका दिया। वे लगभग अपने घुटनों पर गिर पड़े। महान महाकलाकार अद्वितीय गुस्से से फटने के लिए तैयार थी। वह वास्तव में मुड़ गया और दूर चला गया, उसकी पूरी तरह से अवहेलना कर रहा था एक महान महाकलाकार। वह पीछा करने वाली थी, लेकिन अंत में उसने बस फिर से इकट्ठा किया और अद्वितीय हॉल में लौट आई। मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों ने अपनी भौहों से ठंडा पसीना पोंछा, जल्दी से अद्वितीय हॉल छोड़कर चले गए। उन्होंने ये भी सोचा कि महान महाकलाकार अद्वितीय ने पीछा क्यों नहीं किया। क्या उसने बस उस युवक को जाने दिया? वह युवक कौन था? हमें यकीन नहीं है। क्या आपको लगता है, क्या ये खंडाधिपति पीठ से खंडा दाववादी शैलेश हो सकता है? वह इतना छोटा है और उसकी खंडा दाव इतनी मजबूत है। किसी ने अस्थायी रूप से पूछा। हो सकता है। बाकी मार्शल आर्टिस्टों को एक रहस्योद्घाटन हुआ। ये समझ में आया कि महान महाकलाकार अद्वितीय ने युवक को क्यों माफ कर दिया। ये समझाता है, शैलेश खंडाधिपति पीठ का गौरव है। अगर महान महाकलाकार अद्वितीय ने कमजोर को धमकाया, तो क्या खंडाधिपति पीठ बस खड़ा रहेगा? अच्छा मुद्दा। साथ ही मैंने सुना है कि शैलेश खंडाधिपति पीठ से इस पीढ़ी के खंडा मास्टर शे त्यानहीन का इकलौता बेटा है। यहाँ तक कि महान महाकलाकार अद्वितीय भी खंडा मास्टर शे की क्षमता को संभाल नहीं सकती थी। मार्शल आर्टिस्ट गर्मागर्म चर्चा में फूट पड़े। इस बीच अमन, इस सब का उकसाने वाला, मूल युद्ध के मैदान में लौट आया और पानी की सतह पर शेष सभी आत्मिक टिकटें उठा लीं। उसने अपना सिर घुमाया, थोड़ा हैरान महसूस कर रहा था। उस महान महाकलाकार अद्वितीय ने पीछा क्यों नहीं किया? क्या वह इतनी आसान है? वह थोड़ा हैरान था। महान महाकलाकार अद्वितीय की उदारता वास्तव में प्रभावशाली थी। उसके सम्मान का अपमान करने के बावजूद उसने बुरा नहीं माना। इस महान महाकलाकार अद्वितीय ने जरूर एक गोली को चकमा दिया। अगर उसने मेरा पीछा किया होता, तो मैं अपनी सफलता के बाद उसे मारने और अद्वितीय हॉल पर छापा मारने के लिए वापस आता। जैसा कि अमन ने सोचा, उसे कुछ पछतावा हुआ। अगर महान महाकलाकार अद्वितीय ने उसका पीछा किया होता, तो उनके बीच व्यक्तिगत शिकायतें होती, और उसके लिए बदला लेने और अद्वितीय हॉल पर छापा मारने के लिए वापस आना केवल उचित होगा, है ना? अद्वितीय हॉल काफी अमीर है। कितना अफसोस है। अमन ने सिर हिलाया, अब अद्वितीय हॉल पर ध्यान नहीं दे रहा था, और छोटे द्वीप पर आंगन को उत्साह से देखा। अंदर खजाने जमा होने चाहिए, है ना? वह उत्साह से छोटे द्वीप पर पहुंचा और आंगन की तलाशी लेने लगा। मेरा अगला लक्ष्य सप्तर्षि शिक्षा सदन है। अमन ने पहले ही फैसला कर लिया था, आंगन की तलाशी लेने के बाद वह सीधे सप्तर्षि शिक्षा सदन की ओर जाएगा।
वह वहां अभ्यास करने, मार्शल आर्ट्स पर चर्चा करने, सप्तर्षि शिक्षा सदन के पुस्तक हॉलों का अध्ययन करने, भीतरी क्षेत्र मार्शल आर्ट्स को समझने, अपने लाभ के लिए इसके सार को निकालने और सभी तरीकों को अपने दांव में एकीकृत करने के लिए जाएगा। अद्वितीय हॉल के शीर्ष आंगन में मैं उस अभिमानी कमीने को मारने जा रही हूँ, महान महाकलाकार अद्वितीय ने गुस्से से कहा। सादे कपड़ों में एक महिला ने उसे शांत किया और उसे बिठाया। उसका हाथ धीरे से उसकी बढ़ती अशांत छाती को सहला रहा था। कह रही थी, गुरुजी, अगर आप वास्तव में उसे मार देती हैं तो हमारा अद्वितीय हॉल और नहीं रहेगा। भले ही आप उसे सिर्फ घायल कर दें, परिणाम गंभीर होंगे। महान महाकलाकार अद्वितीय ने ताना मारा, मैं शैतान हिंग से क्यों डरूंगी? गुरुजी, ऐसा नहीं है कि आप डरे हुए हैं, लेकिन युवा मास्टर शे ने हमारे अद्वितीय हॉल को नाराज नहीं किया है। उसने केवल कुछ लोगों को मारा। जैसा कि उसने कहा, खून की एक बूंद भी झील में नहीं गिरी है। उसने हमारी सहस्त्रतारा झील को गंदा नहीं किया है। सादे कपड़ों में महिला उसे सांत्वना देती रही। मैं अभी भी इसे जाने नहीं दे सकती। मैं उसे एक सबक सिखाने जा रही हूँ। जितना ज्यादा महान महाकलाकार अद्वितीय ने इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही ज्यादा गुस्सा हुई। वह किस तरह का रवैया था? ताना मारने का क्या मतलब है? उसने यहाँ तक कहा कि वह बातूनी थी। कितनी सरासर दुस्साहस! सादे कपड़ों में महिला ने उसे वापस पकड़ लिया। कह रही थी, गुरुजी, आप उसे अब कहाँ पकड़ सकती हैं? युवा मास्टर शे की चाल तकनीक अद्वितीय है। उसकी गति साधारण महान महाकलाकारों को पछाड़ती है। भले ही आपने तब उसका पीछा किया होता, आप उसे पकड़ नहीं पाई होंगी। अगर आप युवा मास्टर शे को नाराज करती हैं और वह प्रतिशोध रखता है, तो यह अच्छा नहीं होगा। महान महाकलाकार अद्वितीय अभी भी गुस्से से भड़क रही थी और गुर्राया, ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे कार्रवाई नहीं करने दी। मैं उसे तब सबक सिखा सकती थी। हाँ, ये सब मेरी गलती है। सादे कपड़ों में महिला ने अपनी रियायत दी। अतुल्य महागुरु माँ भी मन ही मन असहाय महसूस कर रही थी। ऐसा दुष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने तब हमला किया भी होता, तो विरोधी के बच निकलने की संभावना बहुत अधिक थी। विरोधी की चाल इतनी सूक्ष्म, गति इतनी तीव्र थी कि महागुरु माँ के लिए भी उसे पकड़ पाना आसान नहीं होता। और एक बार दुश्मनी बन गई, तो यदि विरोधी की ताकत में वृद्धि हुई, तो वह बदला लेने आएगा, तब परेशानी होगी। आखिरकार खंडाधिपति पीठ उसके पीछे खड़ा था। उसका शक्तिशाली समर्थन था और शैलेश प्रतापी की शक्ति आंतरिक क्षेत्र के शीर्ष 5 शिखर महागुरुओं में से थी। उन्होंने अपनी शिष्या की ओर देखा और मुस्कुराए, अच्छी शिष्या, क्या तुम प्रेम के लिए उत्सुक हो? सादे वस्त्रों वाली युवती ने आंखें घुमाई, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपने गुरु माँ के लिए, अतुल्य संघ के भले के लिए विचार कर रही हूँ। कहती कुछ हो और मतलब कुछ और है। अतुल्य महागुरु माँ हंसी। खंडाधिपति पीठ आंतरिक क्षेत्र में खंडा कला के नंबर 1 विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है और इसके वर्तमान मुखिया शैलेश प्रतापी अत्यधिक शक्तिशाली हैं, जिन्होंने एक बार अकेले 3 शिखर महागुरुओं को हराया था। खंडाधिपति पीठ एक पर्वत चोटी बादलों को छूती हुई, एक लंबी सीढ़ी चोटी तक जाती हुई। चोटी के नीचे घर सघन रूप से व्यवस्थित थे, लेकिन चोटी पर जितने ऊंचे जाओ, घर उतने ही विरल होते जाते। ये स्थान खंडाधिपति पीठ था। चोटी के पास एक घर के बाहर एक पुराना देवदार का पेड़ लगा था और एक युवक उस पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठा था। उसका प्राण ऊर्जा चेतना उमड़ रहा था और उससे एक खंडा प्रकाश तलवार की चमक बरस रहा था। हफ! शैलेश ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर खुशी थी। आखिरकार मैंने अपनी असली चेतना ऊर्जा को संघनित कर लिया है और मेरी ताकत 50% से अधिक बढ़ गई है। सीमा क्षेत्र से लौटने के बाद वह लगातार अपनी युद्ध कला की आंतरिक चेतना को असली चेतना में बदलने के लिए संघनित कर रहा था। आज उसने आखिरकार अपनी असली चेतना को संघनित कर लिया। अब जब उसके पास संघनन की यह विधि है, तो वह खुद को जनजात क्षेत्र उच्च स्तर का एक योद्धा मान सकता है। पर क्या मैं केवल एक छद्म जनजात क्षेत्र का योद्धा ही कहला सकता हूँ? शैलेश ने अपने मन में धीरे से आह भरी। इसे वास्तव में छद्म जनजात क्षेत्र नहीं कह सकते। भाई अमन वास्तव में एक राक्षस है। उसकी असली चेतना सामान्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए मेरी असली चेतना वास्तव में जनजात क्षेत्र के बराबर है। एक बदले हुए विचार के साथ शैलेश तुरंत खुश हो गया। मेरी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। मेरे प्रारंभिक चरण के महागुरु क्षेत्र के साथ मैं आसानी से उन्नत महागुरुओं से लड़ सकता हूँ और मैं एक सामान्य शिखर महागुरु का सामना कर सकता हूँ। इस विचार पर शैलेश उत्साहित हो गया। जनजात क्षेत्र की साधना लगभग ऐसी ही है। मैंने अभी असली युद्ध कला का अभ्यास शुरू किया है, लेकिन जनजात क्षेत्र से ऊपर मुझे कैसे साधना करनी चाहिए? क्या मुझे कार्यक्रम का पालन करना चाहिए और जनजात से ऊपर की साधना तकनीक के अनुसार अभ्यास करना चाहिए? शैलेश अचानक उदास हो गया। उसके पास साधना तकनीक नहीं थी। खंडाधिपति पीठ की साधना तकनीकें अंततः असली युद्ध कला नहीं थी। मैं अभी भी खंडा कला को पूरी तरह से भेद नहीं पाया हूँ, ये बहुत कठिन है। शैलेश ने फिर से खंडा कला के अपने अभ्यास के बारे में सोचा। खंडा कला में प्रवेश करने की मूल आवश्यकता एक स्पष्ट खंडा हृदय का होना था, लेकिन उसने इस रहस्यमय क्षेत्र को छुआ नहीं था। मेरी खंडाबाजी में बहुत सुधार हुआ है, जिसका मतलब है कि मैं एक स्पष्ट खंडा हृदय के करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि सफलता कैसे हासिल की जाए। शैलेश अपने मन में विचार कर रहा था। उसने खंडाधिपति पीठ के बाहर देखा और सोचा, मुझे नहीं पता कि भाई अमन आंतरिक क्षेत्र में आया है या नहीं, मैं उससे तब सलाह ले सकता हूँ। तभी हुक्म 2 बड़े बक्सों के साथ आया। वह थोड़ा हैरान दिख रहा था।
छोटे मालिक, महान युवराज देश के दत्त जागीर से उदार उपहार भेजे गए हैं, संकट से बचाने के लिए वे आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हुक्म ने बक्से नीचे रख दिए। संकट से बचाया। शैलेश चौंक गया, उसने दत्त जागीर की मदद कब की थी? जी हाँ, हुक्म ने सिर हिलाया, वह भी उलझन में था। छोटे मालिक ने दत्त जागीर की सेवा कब की थी? उसे याद क्यों नहीं? इसके अलावा दत्त जागीर का कहना है कि आप अपनी पसंद के किसी भी समय शादी का प्रस्ताव भेज सकते हैं। दत्त परिवार किसी भी समय आपका स्वागत करने के लिए तैयार है और दीप्ति दत्त कन्या निश्चित रूप से आपके स्नेह पर खरी उतरेगी। आखिरकार हुक्म खुद को पूछने से नहीं रोक सका, छोटे मालिक, आप दत्त जागीर की बेटी के प्यार में कब पड़ गए? यह एक अच्छी बात है, हालांकि दत्त जागीर बहुत शक्तिशाली नहीं है। मैंने सुना है कि दीप्ति सप्तर्षि विद्यापीठ की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। शैलेश उलझन में था और खालीपन से बोला, मैं उसे नहीं जानता, क्या उसने मुझे किसी और के लिए समझा होगा? यह आप कैसी बात कर रहे हैं, छोटे मालिक? कौन अपने दिल की धड़कन को किसी और के लिए समझेगा? हुक्म ने शैलेश को एक पत्र थमाया, छोटे मालिक, ये दीप्ति का पत्र है, एक नजर डालिए। वह जिज्ञासा से भरा था। शैलेश ने उलझन में पत्र लिया, उसे खोला और पूछा, दत्त जागीर की बेटी का नाम क्या है? असंभव, छोटे मालिक, क्या आप लड़की का नाम भूल गए हैं? क्या आप बस मिले और फिर कपड़े उतारते ही उसे भूल गए? हुक्म ने आंखें चौड़ी की और अविश्वास से कहा, छोटे मालिक, आप वास्तव में इस तरह के व्यक्ति हैं? बकवास। मैं, शैलेश, सब कुछ ईमानदारी से करता हूँ, मैं ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ? शैलेश ने हुक्म को घूर कर देखा और अपने हाथ में पकड़े पत्र को पढ़ने के लिए सिर नीचे किया, फिर और भी भ्रमित हो गया। रास्ते भर सुरक्षा और देखभाल क्या है? युवराज एक ही हथेली से महागुरु को मार डालते हैं, एक अर्ध महागुरु मोहिनी को पीछे हटाते हैं। युवराज दुनिया में अद्वितीय हैं, दुनिया के हजारों पुरुषों में दीप्ति के लिए युवराज से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शैलेश इसे घूरता रहा और चुप हो गया। उसने अपने चेहरे को छुआ। वास्तव में क्या वह इतना सुंदर और तेजतर्रार, इतना आकर्षक था? दुनिया में अद्वितीय, और उसने कब एक ही हथेली से एक महागुरु को मारा और एक अर्ध महागुरु को पीछे हटाया? ये कब हुआ? क्या मैंने यह अपने सपनों में किया? शैलेश हैरान दिख रहा था, मैं तो इसका सपना भी नहीं देख सकता था। कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं कोई समस्या जरूर है। हुक्म ने गपशप वाले चेहरे के साथ पत्र की सामग्री को देखा, छोटे मालिक, मैं आपके लिए एक युवती का प्यार देख सकता हूँ। उसी समय वह भी उलझन में था, छोटे मालिक, आपने एक ही हथेली से महागुरु को कब मारा? और यह एक हथेली से मारना है, क्या आपके पास उस तरह की ताकत है? अचानक शैलेश और हुक्म दोनों के मन में एक ही विचार आया। हुक्म, क्या तुम्हें लगता है कि भाई अमन आंतरिक क्षेत्र में आया होगा? एक ही थप्पड़ में महागुरु का वध, ऐसी दुर्जय शक्ति का विचार अमन को उसके मन में ले आया। लेकिन भाई अमन है और आप, छोटे मालिक, आप हैं। क्या आप कोई गलती नहीं कर सकते थे? हुक्म ने उलझन में पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि भाई अमन ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया होगा? शैलेश ने विचारपूर्वक कहा, छोटे मालिक, ये सही नहीं है। हालांकि हमने सहमति व्यक्त की थी कि आंतरिक क्षेत्र में आने पर कोई भी किसी भी परिस्थिति में आपके नाम का उपयोग कर सकता है। ये कहना उचित नहीं होगा कि मैं शैलेश हूँ, है ना? निश्चित रूप से, मैं खंडाधिपति पीठ के शैलेश से जुड़ा हूँ। होना चाहिए। हुक्म अचानक बीच में ही रुक गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि अमन के लिए खुद को शैलेश घोषित करना असंभव नहीं था। चाहे वह भाई अमन हो या नहीं, चलो दत्त जागीर चलते हैं। अगर वह सच में भाई अमन है तो ये शानदार होगा। शैलेश बड़बड़ाया। हुक्म ने सिर हिलाया। दत्त जागीर की यात्रा सब कुछ स्पष्ट कर देगी। छोटे मालिक, इन उदार उपहारों का क्या करें? उसने 2 बड़े बक्सों की ओर इशारा किया और पूछा, इन्हें अभी के लिए रखते हैं। अगर वह सच में भाई अमन है तो हम उन्हें उसे सौंप सकते हैं। शैलेश ने कहा, छोटे मालिक, मैं सामान पैक करने जाता हूँ और आपके साथ पहाड़ से नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। हुक्म ने उत्सुकता से कहा, ठीक है। शैलेश ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हुक्म, तुमने कितनी असली चेतना विकसित की है? लगभग 60 से 70%, मैंने काफी सुधार किया है। हुक्म ने उत्साह से जवाब दिया। शैलेश और हुक्म दत्त जागीर के लिए सीधे खंडाधिपति पीठ से निकल पड़े। दत्त जागीर में उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो गई। महान युवराज देश के 5 जागीरदार राजाओं में दत्त जागीरदार सबसे शक्तिशाली थे। एक शिखर महागुरु होने के नाते उनका देश में महत्वपूर्ण प्रभाव था। हालांकि 5 जागीरदार राजवंशों के महलों में आपसी रंजिशें थीं। हालांकि शाही परिवार ने जागीरदारों के संभावित मिलन को रोकने के लिए विवादों को बढ़ावा दिया। चाहे वह कैसे भी हुआ हो, 5 जागीरदारों के बीच की नोकझोंक में उनके संबंधित हित भी शामिल थे। शाही परिवार ने केवल आग में घी डाला। आंतरिक क्षेत्र के 3 देशों में केवल महान युवराज देश में जागीरदार राजा थे। ये घटना देश की स्थापना के समय हुई थी, जब 5 जागीरदारों की शक्ति पर्याप्त थी। 5 जागीरदारों के एक साथ गठबंधन ने राज्य के संभावित संयुक्त मोर्चे के खिलाफ असभ्यता से एक दूसरे के बीच एक मौन समझौता हासिल कर लिया। ये नामात्र महान युवराज देश के शाही परिवार द्वारा जागीरदारों का राज्याभिषेक था और 5 जागीरदारों ने शाही परिवार के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। वास्तव में 5 जागीरदारों के क्षेत्र हमेशा उन्हीं के रहे। मूल रूप से 5 जागीरदार 5 शक्तिशाली परिवार थे जो क्षेत्र के एक हिस्से पर हावी थे और गहराई से जमे हुए थे। दत्त जागीर में ये गड़बड़ी एक अन्य जागीरदार जयंत युवराज से उत्पन्न हुई। जयंत युवराज के महल से एक नव प्रवर्तित महागुरु अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था और दत्त जागीर की ओर अपना हाथ बढ़ाया।
दत्त परिवार और जयंत परिवार के बीच तनाव उस बिंदु तक बढ़ गया था जहां सुलह असंभव थी। जयंत युवराज के महल से अचानक हमला दीप्ति की मां की मृत्यु के साथ मेल खाता था, जिन्होंने अपनी अंतिम इच्छा को अपने गृहनगर में दफन होने के लिए व्यक्त किया था। दीप्ति की अजीबोगरीब शारीरिक बनावट और दत्त जागीर की प्रतिभा होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से लक्षित उत्तेजक बन गई। हालांकि दत्त जागीर ने दूसरे पक्ष के हाथों को बांध दिया। इस सनसनीखेज घटना ने दानव पंथ तक अपना रास्ता बना लिया। ये स्पष्ट नहीं था कि जयंत युवराज के महल ने पंथ से किस तरह के लाभ का वादा किया था। अंत में यहां तक कि एक अर्ध महागुरु इंद्रपाल ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और दीप्ति को दूर ले जाने का प्रयास किया। इंद्रपाल का हस्तक्षेप दत्त जागीर को लक्षित कर रहा था, जयंत युवराज के महल और दानव पंथ के लोगों के साथ मतभेदों की परवाह किए बिना। ऐसा लग रहा था कि कई ताकतें दत्त जागीर को कमजोर करने के लिए इस अवसर को जब्त करने का इरादा रखती थीं। हालांकि कौन जानता था कि खंडाधिपति पीठ की प्रतिभा शैलेश दीप्ति को वापस ले जाने के लिए पूरे रास्ते उसकी सुरक्षा करेंगे। उन्होंने न केवल महागुरु स्तर के योद्धाओं को मारा, बल्कि अर्ध महागुरु इंद्रपाल को भी पीछे धकेल दिया। एक बार खबर फैलने के बाद जयंत युवराज के महल ने अपने हाथ खींच लिए और दानव पंथ भी चुप हो गया। इंद्रपाल के पीछे का व्यक्ति भी अपनी पहचान उजागर किए बिना पीछे हट गया। खंडाधिपति पीठ आंतरिक क्षेत्र में एक शीर्ष शक्ति है, जिसकी इतनी प्रतिष्ठा है कि महान युवराज देश का शाही परिवार भी इससे जल्दबाजी में दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेगा। संकट हल होने के साथ दत्त जागीर ने आखिरकार राहत की सांस ली। जयंत युवराज के महल से यह अचानक हमला एक सावधानीपूर्वक नियोजित हमला था। अगर दत्त जागीर ने कमजोरी के कोई संकेत दिखाए होते, अन्य 3 जागीरदार निश्चित रूप से चोट पर नमक छिड़कते, दत्त जागीर के क्षेत्र को शामिल करने का अवसर जब्त करते और खुद को मजबूत करते। महान युवराज देश का शाही परिवार निश्चित रूप से आग को हवा देगा और गुप्त चालें चलेगा। इंद्रपाल के पीछे का महानुभाव महान युवराज देश के शाही परिवार का सदस्य होने की संभावना है। दत्त जागीर के बगीचे में दीप्ति इत्मीनान से चल रही थी। मालकिन, उदार उपहार खंडाधिपति पीठ को पहुंचा दिए गए हैं और छोटे मालिक शैलेश को दे दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि छोटे मालिक शैलेश का प्रस्ताव देने आएंगे? तुलिका ने आशा भरी नजर से कहा। मैं मालकिन की निजी सेविका हूँ। जब मालकिन छोटे मालिक शैलेश से शादी करेगी तो मैं सहचरी दासी बन जाऊंगी। फिर छोटे मालिक शैलेश निश्चित रूप से मुझ पर कृपा करेंगे। तुलिका का चेहरा लाल हो गया। दीप्ति की आंखों में एक कोमल स्नेह चमक उठा। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे लगता है इसमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मालकिन, आप कब तक महागुरु बनने के लिए सफलता प्राप्त कर पाएंगी? छोटे मालिक शैलेश के साथ एक महागुरु के रूप में खड़े होना बिल्कुल ईर्ष्या के लायक होगा। तुलिका ने चंचल मुस्कान के साथ पूछा। मुझे यकीन नहीं है, शायद 1 साल या शायद 5 या 6 साल। दीप्ति ने सिर हिलाया। वह अब दूसरे क्रम पर थी, लेकिन वह अभी भी महागुरु के क्षेत्र से बहुत दूर थी। जयंत युवराज वास्तव में नीच हैं। शुक्र है कि छोटे मालिक शैलेश ने हमारी रक्षा की, वरना हम खतरे में होते। दानव पंथ के शिष्यों की तो बात ही क्या है। तुलिका ने अपनी हाल की मुलाकातों के बारे में सोचा और गुस्से से कहा। तुलिका, क्या तुम्हें पता है कि दानव स्वामी के अधीन किस महागुरु ने चाल चली? उसके बारे में कोई खबर है? दीप्ति ने विचारपूर्वक पूछा। अभी कोई खबर नहीं है। ये दानव स्वामी के अधीन उन अज्ञात महागुरुओं में से कोई हो सकता है। तुलिका ने सिर हिलाया। उसी पल एक सेवक खबर देने आया। मालकिन, खंडाधिपति पीठ से छोटे मालिक शैलेश आ गए हैं। वे निवास के बाहर हैं। ये सुनकर दीप्ति की आंखें तुरंत चमक उठी। तुलिका, जाओ और छोटे मालिक शैलेश को अंदर आमंत्रित करो। मैं नाद मंडप में उनका स्वागत करूंगी। दीप्ति ने धीरे से आदेश दिया। उसकी आंखें अपनी खुशी को छिपा नहीं सकी, लेकिन उसे अपनी गरिमा बनाए रखनी थी, इसलिए उसने तुलिका को स्वागत करने दिया। इसके अलावा तुलिका पहले से ही उससे परिचित थी। हाँ, मालकिन। तुलिका अत्यधिक उत्साहित थी। उसके गाल लाल हो गए थे। क्या छोटे मालिक शैलेश प्रस्ताव देने आए हैं? क्या मैं उसी कमरे में सोने वाली दासी बनने वाली हूँ? तब मैं भी छोटे मालिक शैलेश के साथ हो सकती हूँ। जैसे ही उसने ब्रह्मचुड़ैल के प्रभाव में आए भ्रमों के बारे में सोचा, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जैसे ही वह बाहरी निवास की ओर दौड़ी, उसने पूछा, क्या छोटे मालिक शैलेश अकेले आए हैं? नहीं, छोटे मालिक शैलेश अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक बड़े आदमी हैं। सेवक ने जवाब दिया। ओह मेरे, छोटे मालिक शैलेश जरूर प्रस्ताव देने आए होंगे। तुलिका का दिल जोर से धड़का और उसके गाल लाल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें शर्म से भरी हुई थीं। वह जल्दी से बाहरी निवास के बाहर पहुंची। दत्त जागीर के बाहरी निवास के बाहर शैलेश और हुक्म पहुंचे थे, जिन्होंने लंबी यात्रा की थी। वे दीप्ति को देखने के लिए दौड़े, ये जानना चाहते थे कि वह व्यक्ति वास्तव में अमन था या नहीं। मालिक, अगर वह सच में अमन है, तो क्या दत्त जागीर के मामले खंडाधिपति पीठ को नहीं फंसाएंगे? हुक्म ने अपना सिर खुजाया और पूछा। क्या बड़ी बात है? क्या मेरी खंडाधिपति पीठ महान युवराज देश से डरती है? शैलेश ने लापरवाही से खारिज कर दिया। मालिक, अमन ने आपका नाम क्यों इस्तेमाल किया? हुक्म उलझन में था। शैलेश का मुंह मरोड़ा। क्या मैंने उसे नहीं बताया था? जब तुम आंतरिक क्षेत्र में हो तो जरूरत पड़ने पर मेरा नाम इस्तेमाल करो। वह रुका। अमन ने यह भी पूछा था कि क्या ये किसी भी स्थिति के लिए है? मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या उसे यह नहीं कहना चाहिए था, शैलेश और मैं शपथ लिए हुए भाई हैं, उसे कुछ इज्जत दो? हुक्म अभी भी भ्रमित था।
शैलेश ने एक आह भरी, एक बार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की विचार प्रक्रिया सामान्य लोगों जैसी नहीं होती। मालिक, जब मैंने भी आंतरिक क्षेत्र में मेरा नाम इस्तेमाल करने के लिए कहा था, तो क्या ये हो सकता है? हुकम अचानक घबरा गया। चिंता मत करो, वह तुम्हारा नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। भाई अमन इतना छोटा है और तुम बहुत बड़े हो, साथ ही तुम्हारी ताकत कमजोर है, यह उपयुक्त नहीं है। शैलेश ने सिर हिलाया। हुकम, उसने मन ही मन आह भरी। कमजोर होना कितनी दुखद बात थी। एक सुंदर दासी उत्तेजित होकर बाहर भागी। उसकी नजर शैलेश और हुकम पर पड़ी, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। छोटे मालिक शैलेश, वह कहाँ है? तुलिका ने भ्रम में चारों ओर देखा। ये देवी, शैलेश यही है। शैलेश ने झुककर अभिवादन किया। तुलिका उसकी ओर मुड़ी। तुम खंडाधिपति पीठ से छोटे मालिक शैलेश हो? वास्तव में, मैं ही हूँ। शैलेश ने सिर हिलाया। तुलिका एक उकसाई हुई बिल्ली की तरह भड़क उठी। ये दुष्ट कहाँ से आया? छोटे मालिक शैलेश का ढोंग करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है, इसे मारो। तुलिका, उसका चेहरा लाल और आंखें गुस्से से जल रही थीं। ये सुनकर कि छोटे मालिक शैलेश आ गए हैं, वह परमानंद में थी, यहाँ तक कि उस रात के बारे में कल्पना कर रही थी जब वह उनकी निजी दासी बन जाएगी। लेकिन उसकी पूरी निराशा के लिए कोई छोटे मालिक शैलेश का ढोंग कर रहा था। यह अक्षम्य था। जबकि ढोंगी एक युवा और सुंदर व्यक्ति के रूप में पेश आया, वह असली छोटे मालिक शैलेश से सिर्फ एक पायदान से ज्यादा कम पड़ गया, खासकर उसके आभा के मामले में, जो पूरी तरह से अप्राप्य था। किसने उसे यहाँ छोटे मालिक शैलेश का ढोंग करने की धृष्टता दी? तुलिका क्रोधित होकर अपने पैरों पर उछल पड़ी, चिल्लाते हुए, तुम बेशर्म बदमाश! छोटे मालिक शैलेश का ढोंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहरेदार, इसे मार डालो। महागुरु बुजुर्गों, जल्दी आओ। शैलेश, जो वहां अवाक खड़ा था, जल्दी से समझाया, कृपया मेरी बात सुनिए, मैं वास्तव में खंडाधिपति पीठ से शैलेश हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि दुस्साहसी बदमाश, छोटे मालिक शैलेश का ढोंग करने की हिम्मत, तुम मरने के लायक हो। एक गर्जना ने उसके शब्दों को काट दिया। एक महागुरु की आभा हिल गई, और एक हाथ हवा के बीच से सजा देने के लिए नीचे पहुंचा। ये योगेश्वर था। तुलिका की चीख सुनकर, खासकर छोटे मालिक शैलेश के ढोंग के बारे में, वह तुरंत हरकत में आ गया। जैसे ही उसने स्थिति देखी, उसका गुस्सा बढ़ गया। अगर वास्तव में कोई शैलेश का ढोंग करने की हिम्मत कर रहा था, तो यह एक जघन्य अपराध था। एक शब्द भी बोले बिना उसने हमला कर दिया। धमाका! शैलेश ने एक शक्तिशाली हथेली के वार से पलटवार किया, योगेश्वर को हवा में उड़ा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तीसरे दर्जे के महागुरु, हमारे छोटे मालिक के सामने इतने ढीठ होने की? हुकम ने घृणा से पलटवार किया। योगेश्वर इतना पागल था, उसे एक बार फिर तुच्छ समझा जा रहा था। पहरेदार, उसने मदद के लिए बुलाते हुए गुस्से में गर्जना की। ये दत्त युवराज का विला था और महागुरुओं में केवल वही नहीं था। यहाँ तक कि एक सिद्ध महागुरु और एक शिखर महागुरु भी था। तुम्हारी ताकत के साथ, तुम छोटे मालिक शैलेश का ढोंग करने की हिम्मत करते हो। अगर छोटे मालिक शैलेश होते, तो वह मुझे एक ही हथेली के वार से मार सकते थे। योगेश्वर ने ठंडे स्वर में कहा, मैं वास्तव में खंडाधिपति पीठ से शैलेश हूँ, मैं यहाँ एक दोस्त की तलाश में आया हूँ। शैलेश ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने उसे खुद को सही ठहराने का कोई मौका नहीं दिया। धमाका! मर जा! एक ब्लेड चमका, और एक महागुरु स्तर के योद्धा ने हमला किया। हुकम ने ठंडी सांस ली, अपनी खंडा निकाली, और अपनी भयंकर हवा खंडाबाजी का प्रदर्शन किया। लड़ाई शुरू हुई, और उन्होंने जल्दी से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। कितना दुस्साहसी! दत्त जागीर के भीतर से एक दुर्जय आभा निकली, जो एक सिद्ध महागुरु की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। शैलेश के भाव कड़े हो गए जैसे ही उसने अपनी खंडा निकाली और उड़ने वाली इंद्रधनुष खंडाबाजी से हमला किया। पलक झपकते ही उसकी खंडा ऊर्जा पार हो गई, विरोधी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी जल्द ही एक और सिद्ध महागुरु हमले में शामिल हो गया, और उन दोनों ने हमला शुरू कर दिया। शैलेश ने ठंडी सांस ली। अपनी खंडा ऊर्जा के उमड़ने के साथ उसने अकेले दो सिद्ध महागुरुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कोई भी जमीन नहीं खोई। इस समय योगेश्वर ने उपहास किया, तुम एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। सिद्ध महागुरु छोटे मालिक शैलेश की आंखों में मक्खियों से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी दयनीय कौशल के साथ ढोंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपना हथियार निकाला और हुकम पर हमला किया, महागुरु के साथ सेना में शामिल हो गया। धमाका! लड़ाई भयंकर हो गई, और हुकम और शैलेश करीब आ गए। छोटे मालिक, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दत्त युवराज के महल में एक महागुरु है। अगर वे सही और गलत में अंतर करने की जहमत नहीं उठाते हैं, तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। हुकम ने उदास चेहरे के साथ सलाह दी। ठीक है। शैलेश भी पहले से ही नाराज हो गया था, क्योंकि वह गलतफहमी को दूर नहीं कर सका। वह आश्चर्यजनक रूप से एक ढोंगी में बदल गया था और उसे तुच्छ समझा जा रहा था। भाड़ में जाओ, मैं स्वर्ग के लिए एक एंट्री लेवल महागुरु हूँ, दो सिद्ध महागुरुओं के खिलाफ बिना नुकसान के लड़ रहा हूँ। आंतरिक क्षेत्र में कौन सा एंट्री लेवल महागुरु ये कर सकता है? फिर भी उसे अभी भी तुच्छ समझा गया, ये वास्तव में अपमानजनक था। धमाका! शक्तिशाली नदी खंडाबाजी अचानक तेज हो गई, खंडा ऊर्जा चारों ओर उड़ने लगी। उड़ने वाली इंद्रधनुष खंडाबाजी, उसने अपने खंडा के वार से दो सिद्ध महागुरुओं को जल्दी से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। शैलेश ने फिर से वार किया, एक और महागुरु को पीछे हटा दिया और योगेश्वर को कंधे में वार किया। तुम एक तीसरे दर्जे के महागुरु, बात करने की कोई योग्यता नहीं रखते।
दत्त जागीर से महागुरुओं को पीछे हटाने के बाद शैलेश और हुक्म जितनी जल्दी हो सके छोड़ने के लिए भागे। एक क्रोधित योगेश्वर, तीसरे दर्जे का महागुरु। यह एक अपमानजनक अपमान था। अगर छोटे मालिक शैलेश मौजूद होते तो मैं उनके सिर के लिए 2 7 ग्रेड की आध्यात्मिक दवाएं देता। नाद मंडप में दीप्ति एक सितार व्यवस्थित कर रही थी, बाद में अपने मेहमानों के लिए एक धुन बजाने की तैयारी कर रही थी। तभी तुलिका अंदर भागी, गुस्से में। मालकिन, यह अपमानजनक है, कोई छोटे मालिक शैलेश का ढोंग कर रहा था। क्या? दीप्ति का चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। वह कहाँ है? महागुरु उसे अभी हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वर्तमान स्थिति के बारे में यकीन नहीं है। चलो चलते हैं और देखते हैं कि ये दुस्साहसी चोर कौन है। दीप्ति झुंझलाहट में बाहर भागी। लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह कहाँ है? क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया? योगेश्वर अपने घाव पर पट्टी बांध रहा था। वह भाग गया, उसकी ताकत कम नहीं थी। भाग गया। वह दत्तनगर से बिल्कुल नहीं भाग सकता। दीप्ति जल्दी से चली गई। मैं पिताजी से मिलने जा रही हूँ और उनसे शिखर महागुरुओं को उसका शिकार करने के लिए भेजने के लिए कहूंगी। दत्त युवराज के महल ने बहुत दूर कर दिया है, छोटे मालिक। हमें खंडाधिपति पीठ लौटना चाहिए और मेरे पिताजी से मिलने के लिए कहना चाहिए। वह दत्त युवराज को एक सबक सिखाएंगे। हुक्म इस अपमान को निगल नहीं पाया, उसने कड़वाहट से शिकायत की। चलो हाय अंकल की परेशानियों को न बढ़ाएं। चलो जल्दी करें और निकल जाएं। शैलेश ने आह भरी। वे जल्दी से दत्तनगर छोड़ गए। अगला कदम अमन की तलाश करना था। खंडाधिपति पीठ अभी भी एक शीर्ष शक्ति थी। युद्ध कला समुदाय से कुछ जानकारी प्राप्त करना आसान होगा। 1000 सितारा झील पर अद्वितीय विश्रामगृह। हुक्म ने आश्चर्य से कहा, कौन जानता था कि अमन वास्तव में जीवन का आनंद लेना जानता है। शैलेश ने पुष्टि की कि अमन वास्तव में आंतरिक क्षेत्र में आ गया था और उसके शैलेश के नाम का उपयोग करके अद्वितीय विश्रामगृह में जांच की थी। भाई अमन अपनी मन की स्थिति को सुधारने गए हैं। चलो अद्वितीय विश्रामगृह चलते हैं। शैलेश और हुक्म अद्वितीय विश्रामगृह के लिए रवाना हुए। सप्तर्षि विद्यापीठ की ओर। दत्त जागीर में तुलिका सामान पैक कर रही थी, विलाप करते हुए, मालकिन, वह बदमाश भाग गया। यह अपमानजनक है। वह छोटे मालिक शैलेश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है। युद्ध कला समुदाय में अफवाहें चल रही हैं कि छोटे मालिक शैलेश अद्वितीय विश्रामगृह गए और एक भी सिक्का खर्च नहीं किया। यह जरूर वही बदमाश होगा जो उनका ढोंग कर रहा है। छोटे मालिक शैलेश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। छोटे मालिक शैलेश अद्वितीय विश्रामगृह कैसे जा सकते थे? एक युवा और लापरवाह लड़के के रूप में वह क्यों नहीं हो सकते थे? इसके अलावा क्या यह नहीं कहा जाता कि वह अपनी मन की स्थिति को सुधारने के लिए वहां गए थे? दीप्ति ने मुस्कान के साथ कहा, जल्दी करो और पैक करो, हमें सप्तर्षि विद्यापीठ लौटना चाहिए। हमारे शिक्षक ने शायद मेरी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। मालकिन, क्या इसका मतलब है कि आप जल्द ही महागुरु बनने के लिए सफलता प्राप्त कर पाएंगी? तुलिका बहुत खुश थी। मुझे उम्मीद है। दीप्ति ने अपने दिल में आह भरी। महागुरु बनना इतना आसान नहीं है। सप्तर्षि विद्यापीठ। सप्तर्षि विद्यापीठ आंतरिक क्षेत्र में युद्ध कला का पवित्र स्थान है, जो पूरे क्षेत्र से युद्ध कला के छात्रों को नामांकित करता है और अनगिनत महागुरु योद्धाओं और यहाँ तक कि महामहागुरु योद्धाओं का उत्पादन करता है। आंतरिक क्षेत्र में कई ताकतों और संप्रदायों के संस्थापक एक बार सप्तर्षि विद्यापीठ के छात्र थे। उन्होंने महल में अध्ययन करके अपना ज्ञान प्राप्त किया, संप्रदायों की स्थापना की। कुबेर मंडल आंतरिक क्षेत्र में सबसे बड़ी वाणिज्यिक शक्ति है, जो गहराई से निहित है और आंतरिक क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट शक्ति मानी जाती है। इसका प्रभाव केवल सप्तर्षि विद्यापीठ द्वारा ही मेल खाता है। सप्तर्षि विद्यापीठ ने लंबे समय से युद्ध कला समुदाय के भीतर सत्ता संघर्षों में भाग लेने से परहेज किया है। इसका मिशन युद्ध कला का प्रचार और शोध करना है, छात्रों को उनकी उत्पत्ति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना नामांकित करना है। युद्ध कला की समृद्धि के संबंध में सप्तर्षि विद्यापीठ सबसे अधिक है और युद्ध कला का अध्ययन करने में भी सबसे चौड़ा है। 3 प्रमुख देशों के शाही परिवार उनके संस्थापकों सहित एक बार सप्तर्षि विद्यापीठ के छात्र थे। वर्तमान सम्राटों ने भी अपनी जवानी में वहां अध्ययन किया। गरीब युवक भी हैं जो यहाँ आए और सप्तर्षि विद्यापीठ में प्रवेश किया, कड़ी मेहनत की और इसलिए ऊंचा उड़ गए, महागुरु क्षेत्र में कदम रखा और यहाँ तक कि महामहागुरु क्षेत्र में भी। आंतरिक क्षेत्र में युद्ध कला समुदाय के लंबे वर्षों के दौरान शीर्ष ताकतें ढह गई हैं और इतिहास से मिटा दी गई हैं। कुछ प्रमुख ताकतें गिर गई हैं और उनकी प्रसिद्धि गायब हो गई है। केवल सप्तर्षि विद्यापीठ बदलती स्थिति की परवाह किए बिना खड़ा रहता है। इसकी विरासत अटूट है, हमेशा शिखर पर। इतिहास में युद्ध कला साधना तकनीकें और गुप्त तकनीकें थीं जो बाहरी दुनिया में खो गई थीं, लेकिन उन्हें सप्तर्षि विद्यापीठ में पाया जा सकता था। अगर उन्हें सप्तर्षि विद्यापीठ में नहीं पाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वे वास्तव में खो गए हैं। पूरे इतिहास में सप्तर्षि विद्यापीठ ने खतरों का सामना किया है, लेकिन कोई भी इसे बिल्कुल हिला नहीं पाया। इसके विपरीत, जिन्होंने सप्तर्षि विद्यापीठ को उकसाया, उन्होंने दमन और विनाश का सामना किया। अतीत में कभी एक राजवंश जिसने आंतरिक क्षेत्र को एकजुट किया, जिसकी नींव ने कई शक्तिशाली ताकतों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, ने कई संप्रदायों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। उन्होंने सप्तर्षि विद्यापीठ को अपने शासन के तहत शामिल करने का प्रयास किया, इसे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक अध्ययन महल बना दिया। अंतिम परिणाम राजवंश का पतन था। ये वह युद्ध था जिसने दुनिया को सप्तर्षि विद्यापीठ की ताकत की भयानक गहराई को देखने की अनुमति दी। एक के बाद एक महामहागुरु आगे बढ़े।
लंबे समय से खोई हुई असाधारण साधना तकनीकें, अनसुनी गुप्त तकनीकें, सभी इन महामहागुरुओं द्वारा उपयोग की गईं। पूर्ण श्रेष्ठता का उपयोग करते हुए उन्होंने शाही ताकतों को कुचल दिया। उन्होंने राजवंश को झुकने के लिए मजबूर किया, सप्तर्षि विद्यापीठ की बेहतर स्थिति को स्वीकार करते हुए शाही अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं। इस युद्ध ने राजवंश को कमजोर कर दिया, जिससे यह वर्तमान 3 प्रमुख देशों में विभाजित हो गया। इसके बाद लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि सप्तर्षि विद्यापीठ में युद्ध कला के प्रति जुनूनी विद्वानों का एक समूह है। वे युद्ध कला पर शोध करते हैं, युद्ध कला को आगे बढ़ाते हैं। उनकी युद्ध कला की ताकत, उनकी तकनीकों की शक्ति और युद्ध कला की उनकी समझ की गहराई के संबंध में दुनिया में कोई अन्य शक्ति तुलना नहीं कर सकती। और युद्ध कला के ये विद्वान सप्तर्षि विद्यापीठ की असली नींव बनाते हैं। कोई नहीं जानता कि इन युद्ध कला विद्वानों की सटीक संख्या क्या है, और बाहरी दुनिया में एक प्रसिद्ध महामहागुरु भी संभावित रूप से सप्तर्षि विद्यापीठ विद्वानों का सदस्य हो सकता है। सप्तर्षि विद्यापीठ के वर्तमान महल प्रमुख को दुनिया के शीर्ष महामहागुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। उनकी पहचान लगभग एक रहस्य है, शायद ही किसी को पता हो। केवल बहुत शीर्ष महामहागुरु ही उनकी पहचान जान सकते हैं। 3 उप महल प्रमुख भी महागुरु योद्धाओं के रूप में प्रतिष्ठा रखते हैं। सप्तर्षि विद्यापीठ में उच्चतम स्तर जो कोई पहुंच सकता है वे हैं पर्यवेक्षक, वरिष्ठ चिकित्सक और चिकित्सक। जहां तक अफवाह वाले युद्ध कला विद्वानों की बात है, कोई केवल मौका से उनसे मिल सकता है। इसके अलावा शिक्षकों और अकादमी पर्यवेक्षकों दोनों के बीच आमतौर पर युद्ध कला विद्वान मौजूद होते हैं। शिक्षकों की ताकत महागुरुओं से लेकर कम से कम तीसरे क्रम के योद्धा तक हो सकती है। वे युद्ध कला में शुरुआती लोगों को बुनियादी साधना तकनीकें सिखाने के लिए जिम्मेदार हैं। वरिष्ठ शिक्षक महामहागुरुओं से लेकर महागुरुओं तक हो सकते हैं, और उनमें से कोई भी महागुरु के पद से नीचे नहीं है। वरिष्ठ शिक्षक तीसरे क्रम से ऊपर के छात्रों को पढ़ाने के प्रभारी होते हैं, या असाधारण रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों को। अकादमी पर्यवेक्षक सप्तर्षि विद्यापीठ की रीढ़ हैं। वे अकादमी की देखरेख करते हैं, इसके नियमों को बनाए रखते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों को दंडित करते हैं। प्रत्येक पर्यवेक्षक निश्चित रूप से एक शक्तिशाली महामहागुरु है। छात्र जो एक पर्यवेक्षक को अपने शिक्षक के रूप में रखने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वे सभी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली प्रतिभाएं हैं। सप्तर्षि नगर 7 शहरों से घिरा हुआ है। सप्तर्षि विद्यापीठ का बाहरी शहर है। कई योद्धा अवसरों की तलाश में, युद्ध कला की दुनिया में दोस्त बनाने के लिए, या यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से छिपने के लिए यहाँ आते हैं। सप्तर्षि विद्यापीठ एक पर्वत ढलान पर बना है। मंडप, मीनारें और इमारतें क्षेत्र को घनी तरह से कवर करती हैं। छात्रों के बातचीत करने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हर कुछ दूरी पर एक युद्ध कला अभ्यास मंच बनाया जाता है। ये वह जगह भी है जहां बाहरी लोग चुनौती देने और मुकाबला करने के लिए आते हैं। सप्तर्षि विद्यापीठ ने हमेशा युद्ध कला का आदान प्रदान और चर्चा करने के लिए बाहर से चुनौती देने वालों का स्वागत किया है। दुनिया की कई ताकतें अपने गर्वित प्रतिभाओं को चुनौती देने, मुकाबला करने और मान्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजती हैं। सप्तर्षि विद्यापीठ के संग्रह को ब्राउज करने के लिए चुनौती देने वालों को चुनौतियों और मैचों की एक श्रृंखला पास करनी होगी। एक लड़ाई जीतें, एक मंजिल के ब्राउजिंग योग्यता प्राप्त करें, और इसी तरह। सप्तर्षि विद्यापीठ की स्थापना के बाद से सबसे मजबूत बाहरी चुनौती देने वाले ने 7 चुनौतियों को पार किया है और संग्रह की 7वीं मंजिल में प्रवेश किया है। सप्तर्षि विद्यापीठ में अमन 1000 सितारा झील छोड़ गया और द्वीप आंगन को छान मारा। वह अचानक 3 लाख से अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल और 20 से अधिक आध्यात्मिक दवाओं के साथ अमीर हो गया। अधिक पैसे के साथ वह थोड़ा खर्च कर सकता था। सप्तर्षि विद्यापीठ के रास्ते में अमन ने अपनी आध्यात्मिक दवा और अन्य वस्तुओं को कुबेर मंडल में जमा कर दिया। एक लंबी यात्रा के बाद वह आखिरकार सप्तर्षि विद्यापीठ पहुंचा। वह महल के संग्रह के लिए आया था, आंतरिक क्षेत्र की युद्ध कला को गहराई से समझने के लिए। उनका सार लें और इसे अपने तरीके से एकीकृत करें। धड़ाम। सप्तर्षि विद्यापीठ के मुकाबले मंच की पहली मंजिल पर एक आकृति को बाहर फेंक दिया गया और जमीन पर गिर गया। मंच पर सप्तर्षि विद्यापीठ के एक छात्र ने सलाम किया, आपके समर्पण के लिए धन्यवाद। जमीन पर गिरे युवक ने उठकर खड़ा हुआ, उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, निराशा के साथ। वह पहली मंजिल भी पास नहीं कर सका। एक और विफल। सप्तर्षि विद्यापीठ में मुकाबला मंच पार करना आसान नहीं है, पहली मंजिल भी ऐसी ही है। हाँ, ये बहुत कठिन है। हालांकि मैं अपने क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक हूँ, मैं पहली मंजिल भी पार नहीं कर सकता। देख रहे योद्धाओं ने आह भरी और चर्चा की। मुकाबला मंच पर आने वाले चुनौती देने वाले पुराने नहीं होते हैं, और वे सभी अपनी जगहों पर प्रतिभाशाली और अभिमानी होते हैं। चुनौती से पहले वे सभी लड़ने की भावना और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश पहली मंजिल पर विफल रहे। एक चुनौती देने वाला यहाँ है। ये व्यक्ति युवा दिखता है, मुझसे भी कुछ साल छोटा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पहली मंजिल पार कर सकता है। मुझे लगता है कि यह मुश्किल है। उसकी उम्र को देखते हुए वह ज्यादा से ज्यादा तीसरे क्रम के स्तर पर है। उसकी युद्ध कला में कमी होनी चाहिए। मुझे डर है कि वह पहली मंजिल में 10 चालें भी नहीं टिकेगा। युवा योद्धाओं ने चर्चा करना शुरू कर दिया जैसे ही उन्होंने अमन को मंच की ओर चढ़ते हुए देखा। उनमें से किसी ने भी अमन को ज्यादा नहीं माना। मुकाबला मंच के पहले स्तर पर सप्तर्षि विद्यापीठ का एक छात्र गर्व से खड़ा था, अमन के आने का इंतजार कर रहा था। अमन ने चारों ओर देखा और हैरान था, महागुरु योद्धा क्यों नहीं है।
सबसे मजबूत केवल एक पहले क्रम का योद्धा है। उसने कई महागुरुओं को मार डाला था और सोचा था कि वे हर जगह हैं। लेकिन उसने पाया कि सप्तर्षि विद्यापीठ के मुकाबला मंच की पहली मंजिल पर कोई महागुरु योद्धा नहीं थे। ऐसा लगता है कि महागुरु वास्तव में हर जगह नहीं है। अमन ने आह भरी। कई को मारने के बाद उसने सोचा कि महागुरु हर जगह हैं। जैसा कि यह पता चला है, महागुरु भी दुर्लभ हैं। उसने पहली मंजिल को चुनौती देने की जहमत नहीं उठाई। तीसरे क्रम के योद्धा कमजोर हैं। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो उन्हें एक ही सांस से मारा जा सकता था। इसलिए उसने सीधे मुकाबला मंच की पहली मंजिल को छोड़ दिया और ऊपर की ओर बढ़ता रहा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।